नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश के सबसे बड़े बजट प्रोग्राम बजट 2025 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय मिश्र और मेरे साथ मेरे सहयोगी आनंद प्रताप सिंह अगले 2 घंटे इस विशेष न्यूज नाइट प्रोग्राम को आपके साथ लेकर के आगे चलेंगे। लेकिन ये बजट जो कि अब संसद में रखा जा चुका है, जो अब सार्वजनिक हो चुका है, ये कई प्रश्नों के समाधान देता है। ये बजट हमें बताता है कि विकसित भारत के मायने क्या हैं। ये बजट हमें बताता है कि भारत की विकास यात्रा के वो कौन से 4 इंजन हैं जिस पर सरकार फोकस कर रही है। ये बजट हमें बताता है कि गांव, गरीब, महिला, उद्यमी, युवा और अन्नदाता के लिए क्या कुछ करने जा रही सरकार। ये बजट हमें ये भी बताता है कि पैसा कहां से आएगा, पैसे कहां खर्च होंगे। जिस तरह से हम और आप अपने घर का बजट बनाते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने देश का बजट बनाया है, जिससे प्रधानमंत्री ने कहा है पीपुल्स बजट, यानी जनता जनार्दन का बजट। बिल्कुल, और निश्चित तौर से इसमें कोई दो राय नहीं है अजय, जो आपने कहा कि आखिर ये बजट बताता क्या है और बजट बताने के साथ साथ कैसे प्रभाव डालेगा ये भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मल्टीपल इफेक्ट एक तरीके से इसको दिखाई पड़ेंगे और इसका फायदा किस प्रकार से होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री के शब्दों में कहें तो उन्होंने कहा कि सरकार ने अपनी जेब भरने के लिए बजट नहीं बनाया, बल्कि आम लोगों की जेब में पैसा कैसे जाए ज्यादा, इस सोच के साथ, इस विजन के साथ बनाया गया। तो इस अगले 2 घंटे के विशेष कार्यक्रम में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बजट में, दस्तावेज में जो बातें तय की गई हैं उसके मायने क्या है। और बजट बनाने वाली टीम के तमाम महत्वपूर्ण लोग भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे इस खास कार्यक्रम में और बताएंगे कि आखिर किस सोच के साथ, किस विजन के साथ इस बजट को बनाया गया। शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की और सबसे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों, हेडलाइंस पर डालते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया साल 2025-26 के लिए 50,65,000 करोड़ रुपए का बजट। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर फोकस। कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात को बताया विकास का इंजन। बजट में मध्यम वर्ग और सैलरी वालों को बड़ी सौगात। 1 लाख रुपए प्रति माह की औसत आय वालों पर नहीं लगेगा कोई टैक्स। वेतनभोगी करदाताओं को नई कर व्यवस्था में 12.75 लाख तक पर नहीं देना होगा किसी प्रकार का कर। पीएम मोदी ने ऐतिहासिक पीपल्स बजट के लिए दी वित्त मंत्री को बधाई। बजट को बताया देश के नागरिकों की जेब भरने वाला और बचत को बढ़ाने वाला। कहा यह बजट है फोर्स मल्टीप्लायर। बजट के बाद वित्त मंत्री ने दिया डीडी न्यूज को पहला इंटरव्यू। कहा पीएम मोदी के निर्देश पर करदाताओं को राहत का किया गया ऐलान। विकसित भारत के 6 लक्ष्यों को ध्यान में रखकर ही होंगे फैसले। आम बजट का हो रहा है चौतरफा स्वागत। तमाम केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने बजट को बताया आत्मनिर्भर और विकसित भारत का बजट। राज्यों ने भी सराहा, लेकिन विपक्ष ने उठाया कुछ सवाल। उद्योग जगत ने भी किया स्वागत। जनवरी 2025 के जीएसटी आंकड़े हुए जारी। कुल जीएसटी संग्रह पहुंचा 1.96 लाख करोड़ रुपए। बीते साल के मुकाबले 12.3% की दर हुई बढ़ोतरी। तो चलिए हेडलाइंस के बाद देखते हैं बजट की बारीकियों को अपनी इस चर्चा और विशेष पैकेजेस के माध्यम से। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में 50,65,000 करोड़ रुपए का अगले साल यानी 2025-26 का आम बजट पेश कर दिया। बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर विशेष फोकस रहा। वित्त मंत्री ने कृषि, एमएसएमई सेक्टर, निवेश और निर्यात को विकास का इंजन बताया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार सुबह जब अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ साल 2025-26 का आम बजट पेश करने के लिए लाल रंग के डिजिटल बही खाते को लेकर संसद भवन पहुंची तो लोगों की उम्मीदें चरम पर थीं।
वित्त मंत्री के सामने थी जनता की आकांक्षाओं और उम्मीदों को पूरा करने की चुनौती, तो साथ ही भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की राह पर बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ाने का काम। संसद में ठीक 11 बजे वित्त मंत्री ने जब अपना लाल बैग खोला तो इसमें था टैब में डिजिटल बजट। वित्त मंत्री के डिजिटल बजट में था आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप, जो कि सशक्त एवं समावेशी अर्थव्यवस्था के लिए ब्लूप्रिंट है। This budget continues our government's efforts to A. Accelerate growth, B. Secure inclusive development, C. Invigorate private sector investments, D. Uplift household sentiments, and E. Enhance spending power of India's rising middle class. वित्त मंत्री ने ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति बजट का फोकस बताते हुए वो 10 क्षेत्र भी गिनाए जिन पर सरकार सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रही है। In this budget, the proposed development measures span 10 broad areas focusing on Garib, youth, Annadata and Nari, spurring agricultural growth and productivity, building rural prosperity and resilience, taking everyone together on an inclusive growth path, boosting manufacturing and furthering Make in India, supporting MSMEs, enabling employment-led development, investing in people, economy and innovation, securing energy supplies, promoting exports and nurturing innovation. मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट और अपना लगातार 8वां बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने प्राथमिकताएं साफ की, तो वहीं विकसित भारत के व्यापक सिद्धांतों का भी उल्लेख किया। A country is not just its soil, a country is its people. In line with this, for us, Viksit Bharat encompasses zero poverty, 100% quality good school education, access to high quality, affordable and comprehensive health care, 100% skilled labor with meaningful employment, 70% women in economic activities, and farmers making our country the food basket of the world. वित्त मंत्री ने विकसित भारत की यात्रा के शक्तिशाली इंजनों के बारे में भी विस्तार से बताया। For this journey of development, our four powerful engines are agriculture, MSME, investments and exports. The fuel, our reforms, our guiding spirit, inclusivity. बजट में मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत दी गई। वित्त मंत्री ने कहा कि 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. इससे पहले सुबह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर बजट की मंजूरी ली। इस दौरान राष्ट्रपति ने वित्त मंत्री को दही चीनी भी खिलाई। इसके बाद संसद भवन में पीएम मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बजट को मंजूरी दी गई। फिर यहां से वित्त मंत्री लोकसभा गईं, जहां उन्होंने बजट पेश किया। कुल मिलाकर इस बजट में विकसित भारत बनाने की अर्थव्यवस्था का संकल्प है, तो साथ ही आत्मनिर्भर भारत बनाने का रोड मैप भी। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई देते हुए कहा कि आज भारत के विकास का यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये बजट हर भारतीय के सपने को पूरा करने वाला बजट है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए हैं। ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये बजट बचत को बढ़ाएगा, निवेश को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी आगे लेकर जाएगा। भारत की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है। ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने कई सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए हैं। सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये बजट
सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को इस जनता जनार्दन का बजट, पीपल्स का बजट, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट में रिफॉर्म्स की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। पीएम ने कहा कि न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है। उन्होंने ये भी कहा कि बजट में रोजगार के सभी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई। बजट में रिफॉर्म की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है। ये आने वाले समय में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का बड़ा योगदान देश के विकास में सुनिश्चित करेगा। बजट में रोजगार के सभी क्षेत्रों को हर प्रकार से प्राथमिकता दी गई है। वहीं डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि पीएम मोदी के दिशा निर्देश पर ईमानदार करदाता के पास वापस कैसे पैसा जाए, इस बजट में उस पर विशेष प्रकार से ध्यान दिया गया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसमें उनके गाइडेंस था कि टैक्स फोरगॉन के कैलकुलेशन से हट करके जनता के हाथ में वापस कितना पैसा, क्योंकि ये लोग कौन है, ये टैक्स पेयर्स है, उनके लिए राहत देने के लिए प्रधानमंत्री जी का एक सुझाव था कि आप कुछ ऐसे कैलकुलेशन करो कि टैक्स पेयर, ऑनेस्ट टैक्स पेयर से पे कर रहे हैं, उनको क्या हम दे पाएंगे। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में निर्यात के विकास की असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने बताया कि टैक्स में छूट और परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। पोटेंशियल एक्सपोर्ट में बहुत है। अभी जीएसटी आ गए, उसमें आईजीएसटी है, एक्सपोर्ट करने वाले को टैक्स ही नहीं है। ऐसे टैक्सेशन के द्वारा हम राहत दे रहे हैं। वैसे भी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन को ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को गारंटी देने के लिए उनका क्षमता बढ़ाना, वो एक कार्यक्रम है। इसमें न्यू मार्केट के लिए, फिर भारत में ही रिवर्स बायर सेलर मीट रखने के लिए, फिर इसके साथ साथ अगर एफटीएस होता है, उस एफटीए में आपको कितना हम दे पाएंगे मार्केट एक्सेस, जितना उनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये सब के लिए कुछ इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म ले आना, ये सब इसमें शामिल है। और वित्त मंत्री द्वारा पेश किए जा रहे बजट की चौतरफा तारीफ हो रही है। कई केंद्रीय मंत्रियों, राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसे गरीब, महिला, युवा और किसानों के प्रति समर्पित बजट बताया। गरीब, युवा, महिला और अन्नदाता पर खास जोर वाले इस बजट को देश की अर्थव्यवस्था को शिखर पर ले जाने वाला माना जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने बजट को आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप और विकसित भारत का प्रतीक बताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बजट की तारीफ करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। बजट 2025 विकसित और हर क्षेत्र में श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में मोदी सरकार की दूरदर्शिता का ब्लूप्रिंट है। किसान, गरीब, मध्यम वर्ग, महिला और बच्चों की शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य से लेकर स्टार्टअप, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट तक हर क्षेत्र को समाहित करता ये बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप है। इस सर्वसमावेशी और दूरदर्शी बजट के लिए पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई देता हूं। यह बजट युवा, गरीब, किसान, नारी और समाज के सभी वर्गों और सेक्टर्स के विकास को बढ़ावा देने वाला है और खासकर मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनके योगदान को भी मान्यता देते हुए यह बजट मैं कहूं अभूतपूर्व तोहफा लेकर आया है, तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। बैलेंस बजट है, कंटिन्यूटी भी है और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग भी है। नई सोच, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट 100 गीगावाट का टारगेट
मुझे लगता है पूरा विश्व देखेगा कि भारत कैसे नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन दे रहे हैं। ये आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का बजट है। विकास की ललक, विश्वास की महक और विकसित भारत के निर्माण की तड़फ है। कृषि और किसानों के कल्याण पर सर्वोच्च ध्यान दिया गया है। इंफ्रा रोड सेक्टर में इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। मुझे इस बात की खुशी है कि कृषि विभाग की ओर उन्होंने विशेष रूप से ध्यान दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि एनडीए सरकार का आम बजट सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के साथ ही विकसित भारत निर्माण के संकल्प की प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। हमारा बजट इस प्रकार से कहा जाए तो ये आम व्यक्ति का बजट है, सिटीजन सेंट्रिक बजट है। तमाम राज्यों ने भी केंद्र के बजट की सराहना की है। इस बजट से अर्थव्यवस्था को एक नई उड़ान मिलेगी। राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने के लिए जो ब्याज मुक्त लोन देने का प्रावधान किया गया है, मध्यम आय वर्ग के लिए राहत देते हुए टैक्स की रिबेट में छूट देने का जो कदम उठाया गया है, ये सभी स्वागत योग्य है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने एक बहुत ही जबरदस्त इस प्रकार का बजट पेश किया है। विशेष रूप से इसको हमारे मध्यम वर्ग के लिए ड्रीम बजट कहा जा सकता है। मध्यम वर्ग को बहुत राहत दिया गया है। कभी कांग्रेस की सरकार में 2 लाख में भी इनकम टैक्स देना पड़ता था, लेकिन आज 12 लाख तक के इनकम में कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। बजट में विकास दर में वृद्धि, समावेशी विकास पर विशेष फोकस प्रदान कर संतुलित विकास का रोड मैप प्रस्तुत किया है। वहीं विपक्ष को ये बजट रास नहीं आया। ये भारत सरकार का बजट है कि बिहार सरकार का बजट है? आपने बिहार के अलावा किसी और प्रदेश का नाम सुना वित्त मंत्री जी के पूरे बजट भाषण में? से जो छोटे व्यापारी हैं उनको क्या लाभ हो रहा है? उनके 12 लाख के आमदनी पर तो आपने कोई टैक्स की राहत दी नहीं। कुल मिलाकर बजट की चौतरफा सराहना हो रही है और ये बजट न केवल मध्यम वर्ग बल्कि गरीब, किसान, युवा और महिला को बड़ी राहत देने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो चलिए डीडी नेटवर्क पर हम शुरुआत करते हैं बजट की सबसे बड़ी कवरेज की। और इस वक्त मेरे साथ 2 बहुत ही खास मेहमान हैं जो कि बजट टीम का हिस्सा है। और आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट टीम को भी बधाई दी है। इस वक्त मेरे साथ है अजय सेठ साहब जो कि आर्थिक मामलों के सचिव है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और एम नागराजू साहब जो कि वित्तीय मामलों के जो विभाग है उसके सचिव हैं। देश की वित्तीय व्यवस्था को लेकर के आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर है। सर मैं आपका भी स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में। सबसे पहले अजय सेठ सर, मैं आपसे सवाल करता हूं, इस बजट की पूरी एक्सरसाइज के सेंटर में आप किस चीज़ को देखते हैं? हमें बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं जिसमें कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें दिख रहा है, फिस्कल मैनेजमेंट दिख रहा है, फिस्कल डेफिसिट में गिरावट दिख रही है, ग्रोथ पर फोकस दिख रहा है। ये सब कुछ करने के पीछे जो मैथमेटिक्स आप लोगों ने किया सर, वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का प्रयास करें हम लोगों के लिए। थैंक यू सर। इस पूरे बजट में पूरी अर्थव्यवस्था के लिए इतने सारे उपाय हैं कि उसमें से किसी एक को कहना जी कि वो एक केंद्र बिंदु है, बड़ा ही मुश्किल आपका सवाल है। वो एक मुझे एक पशुपेश में डाला है। लेकिन अगर मैं इस तरह से इसका प्रयास करूं कि वित्त मंत्री ने जो कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था को तेज गति से चलाने के लिए 4 पावरफुल इंजन जो हैं, जिसमें कृषि का क्षेत्र है, दूसरा एमएसएमई का क्षेत्र है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा विराम लेके इन दोनों पे थोड़ा सा खुलासा करना चाहूँगा। आमतौर पे जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो कहते हैं सर्विसेज बड़ा अच्छा सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ध्यान जाता है जी। इस बजट में पिछले कई वर्षों से एग्रीकल्चर, उसके तुलना में एग्रीकल्चर पे जो जोर दिया गया है। हमारे देश की आधी जनता गांव में है। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना और पेंडेमिक के बाद उनकी ग्रोथ रेट ट्रेंड से ज़्यादा रही है, उसका हमें बहुत ही ध्यान रखना, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। तो एक बड़ा अहम हिस्सा है कि किस तरह से हम रूरल इकोनॉमी को एक रेजुविनेट करें। ये एक बड़ा भारी उसमें केंद्र बिंदु रहा है, केंद्र बिंदु है इस बजट का।
दूसरा मैं कहूं कि एम्प्लॉयमेंट के मामले में एमएसएमई का कोई बराबरी नहीं है। जितना एम्प्लॉयमेंट एमएसएमई करती हैं, हमारे जो छोटे और मध्यम दर्जे के जो एंटरप्राइजेस हैं, उससे बहुत ज़्यादा है। तो उसके ऊपर कई सारे इसमें योजनाएं हैं, उन्हें किस तरह से बढ़ावा देना है, उनके लिए बिजनेस करने की सहूलतें कैसे बनानी है, उन्हें क्रेडिट कैसा देना है, एक बड़ा भारी उसमें मुद्दा है, प्रयास है। उसके बाद में आऊँ तो तीसरा जो निवेश की बात है, और इस बजट में एक नया पहलू लाया गया है कि जहाँ पर हम निवेश की बात करते हैं तो एक ये होता है कि निवेश का मतलब होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर दिया, और आपको ध्यान हो पिछले 2-3 वर्षों में उसी के ऊपर चर्चा ज़्यादा होती थी। इस बजट में शुरुआत हुई है लोगों में निवेश, इन्वेस्टिंग इन पीपल, ये माने वित्त मंत्री जी ने कहा। और उसका क्या मतलब है? बच्चों का पोषण, इसके बाद जो छोटे बच्चे हैं उनमें विज्ञान के प्रति एक जिज्ञासा हो, फिर और बड़े हुए तो उनके लिए जो सेकेंडरी स्कूल हैं वहाँ पे डिजिटल एजुकेशन की कैसे व्यवस्था हो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे बढ़े, फिर और ऊपर चढ़ें तो स्किलिंग के बारे में प्रयास है, इसके और ऊपर जो है चाहे वो आईआईटीज़ के बारे में है, फिर एडवांस क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, तो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टिंग इन पीपल। और वो खाली यही नहीं, शिक्षा का ही क्षेत्र नहीं है, उसमें आप दें जो हमारे गिग प्लेटफॉर्म वर्कर हैं, जो अर्बन वर्कर्स हैं, तो इन्वेस्टिंग इन पीपल इज ए न्यू डायमेंशन जिसे कहते हैं, एक नई आयाम इस बजट ने उसे पेश किया है। तो एक बड़ा भारी एक वो है। और इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी इसमें बात नहीं करूंगा और इसे रोकना चाहूँगा। और चौथा इंजन जो है वो एक्सपोर्ट का, और एक मध्यम वर्ग का जो है वो जो टैक्सेशन के माध्यम से एक टैक्स रिलीफ के माध्यम से जो मध्यम वर्ग की जेब में पैसा ज़्यादा रहे, जिससे वो डिसाइड कर सके कि उनकी क्या प्रायोरिटीज़ है। ये एक पांचवा हम कहेंगे तो आपने एक पूछा था, लेकिन 5 में से एक को चुनना मेरे लिए संभव नहीं। बिल्कुल, जैसे आप कह रहे हैं ना, एक पूछा था 5 बताए, और उसकी इसी तरीके से ये भी था कि साहब लोग उम्मीद कर रहे थे 7 का 8 लाख 9 लाख 10 लाख होगा, लेकिन वित्त मंत्री जी ने 12 लाख भी कर दिया। ये भी अपने आप में देखने को मिला है। एम नागराजू जी, सचिव वित्तीय सेवाओं के हमारे साथ मौजूद हैं। सर, देखा जाए बजट के आज के प्रपोजल्स में एक बड़ा एक रिफॉर्म दिखाई पड़ रहा है, वो इंश्योरेंस सेक्टर में दिखाई पड़ रहा है। वहाँ पे 74% से उसको 100% एफडीआई के लिए खोला गया है। किस प्रकार की एक सोच थी, विजन था कि इस सेक्टर को खोलना है 100% एफडीआई के लिए, और इसका फायदा कैसे होगा, और आम लोगों की नज़र से कॉमन पीपल अगर इस बात को समझना चाहें कि इस फैसले से उनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव होगा? हम लोगों के देश में इंश्योरेंस सेक्टर पेनिट्रेशन बहुत कम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विज़न ये है, देश में सब लोगों का इंश्योरेंस फॉर ऑल एक परिकल्पना है। इसमें डोमेस्टिकली अभी तक वो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन हुआ वो नहीं, ठीक से ज़्यादा नहीं हुआ। हम लोग 100% एफडीआई अलाउ करने से बाहर से इतना बाहर से बड़ा इंश्योरेंस कंपनीज़ है वो इंडिया में आएगा, और उनका टेक्नोलॉजी लेके आएगा, उनका कैपिटल लेके आएगा, उनका बेस्ट प्रैक्टिसेस लेके आएगा, और यहाँ इन्वेस्ट करेगा। करने से हम लोग यहाँ लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है सबको दे सकता है। और डोमेस्टिकली हम लोग का मार्केट बड़ा हो रहा है देश में, इंडिया में इंश्योरेंस मार्केट बड़ा हो रहा है। बड़ा और तेज़ से बड़ा करने के लिए फॉरेन कैपिटल आल्सो रिक्वायर्ड। ये एफडीआई अलाउ करने से ज़्यादा कैपिटल आएगा, और हम लोग इंश्योरेंस हम लोग पेनिट्रेशन ज़्यादा कर सकता हूँ। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो प्रीमियम आएगा उसका क्या इस्तेमाल, आज वित्त मंत्री ने भी स्पष्ट किया कि उसको देश में ही लिया रखा जाएगा, वो बाहर नहीं जाएगा, ये क्लैरिफिकेशन दिया उन्होंने। नहीं, वो इन्वेस्ट करेंगे, वो डोमेस्टिकली वो बाहर से लेके आएंगे, वो करेगा डायरेक्टली। जी जी, यहाँ से रिपाट्रिएशन के लिए सेपरेट रूल्स हैं, वो रूल्स हम लोग बाद में तैयारी करेंगे। ओके। तो सेठ साहब, जिस तरह से आपने, मैंने एक पूछा था, मतलब एक हाथ में तो 5 उंगलियां हैं, तो आपने 5 उसके जवाब दे दिए। लेकिन सर अब मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर को फोकस करना चाहता हूं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ जाएगा। ये जो कैपेक्स की कहानी है, और जो हमारे पैनल है वो अब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, लेकिन एक कैपेक्स की जो कहानी है सर,
लगातार कोविड के बाद में हमने देखा आपने कैपेक्स बढ़ाया, हर साल बढ़ाया और अब वो 15 साढ़े 15 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। इसका कितना बड़ा, ये कितना बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर है जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं? देखिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट होता है उसका एक बड़ा ही, कई स्टडीज़ इसमें आई हैं कि उनका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है अर्थव्यवस्था पे, और उससे एम्प्लॉयमेंट भी होता है और बाकी रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट का ही नहीं है और सुधार भी बहुत होते हैं उससे। और आपने जो कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर रहा है, तो जोर अभी भी जारी है, अब उसके तरीके बदल रहे हैं। इस वर्ष जो है वो कुल मिला के 15.5 लाख का आपने जो आंकड़ा दिया, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 15.5 लाख है, जो हमारी अर्थव्यवस्था की जीडीपी है उसका 4.2% है, बहुत बड़ा भाग है। लेकिन आप ये भी ध्यान दें कि वित्त मंत्री जी ने जुलाई भाषण में क्या कहा था कि भारत सरकार ने इसे काफ़ी अच्छे स्तर पर अपना इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं और राज्य सरकार भी उसमें इन्वेस्टमेंट करें और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर का भी आह्वान किया था, तो वो भी इसमें करें। जी सर। इस बजट में कहा गया है कि हर मंत्रालय अपने अगले 3 वर्षों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जो पाइपलाइन है उसे तैयार करेगा, उसे जाहिर करेगा, जिससे प्राइवेट सेक्टर उसकी तैयारी कर सके कि किस प्रोजेक्ट में उनका इंटरेस्ट है, उसमें पार्टिसिपेट कर सके। तो अब हम एक मैच्योरिटी स्टेज से और आगे बढ़ते हुए प्राइवेट सेक्टर को भी उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो सके। बिल्कुल, तो अपने आप में जहां सरकार की ओर से खर्चे को लेकर आगे प्रयास लगातार जारी हैं, जिसका जिक्र हम अभी तक कई बजट के प्रावधानों और जमीन पे कामों में देख रहे हैं, तो उसी प्रकार से निजी क्षेत्र का भी निवेश कैसे बढ़े और मिलकर एक तरीके से देश के अर्थव्यवस्था के चक्के को आगे बढ़ाया जाए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बजट बनाने की इस टीम के तमाम अन्य महत्वपूर्ण सदस्य भी हमारे साथ मौजूद होंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। सर, आप ये बिल उस काउंटर पे जमा कर दीजिए। आंटी जी, मुफ्त इलाज की बधाई हो। मुफ्त इलाज? हाँ, मुफ्त इलाज। भाजपा सरकार बनते ही दिल्ली वालों को 10 लाख तक के मुफ्त इलाज की गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। खाने में कुछ स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पढ़ाई में लड़कियों के नंबर अक्सर ज्यादा ही आते हैं, इसलिए SBI देता है हर नारी को एजुकेशन लोन्स 0.5% कम इंटरेस्ट रेट्स पे, ताकि मास्टर्स के लिए विदेश जाने वाली लड़कियों का नंबर भी ज्यादा रहे। SBI, बैटिंग फॉर नारी शक्ति। क्या आप जीवन में अनहोनी घटनाओं की चुनौती से सुरक्षित है? सुरक्षा का भरोसा नेशनल इंश्योरेंस के साथ। प्रोडक्ट्स की एक विशाल रेंज जो सुरक्षित रखे आपके जीवन के हर पहलू को, चाहे हो सेहत, घर, गाड़ी या बिजनेस। प्रॉम्प्ट सर्विस, हैसल फ्री प्रोसेस, फेयर सेटलमेंट्स और कैशलेस फैसिलिटी के लिए टाई अप। हमारी वेबसाइट या अपने करीबी NIC ऑफिस में जाए। नेशनल इंश्योरेंस, 1906 से आपके भरोसेमंद इंश्योरेंस पार्टनर। पर लोन लेने के लिए खुद का हैवी मार्जिन लगाना पड़ता है। 80% तक का बिजनेस लोन मिलेगा, हाँ? वो भी कोलैटरल फ्री। अच्छा, 5 करोड़ तक बैंक ऑफ बड़ौदा संभाल लेगा। बड़ौदा महिला स्वावलंबन लोन, तो शुरू कीजिए अपना ड्रीम बिजनेस। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ये है कॉल सेंटर वाले स्कैमर, रिवॉर्ड्स का लॉलीपॉप लेकर आए हैं और हमारे नागरिक को लगता है कि इनकी किस्मत खुल गई है। खुशी से बैंक डिटेल्स डालना शुरू। एक SMS, एक लिंक और ट्रैप तैयार। ओ मैडम, रुक जाइए, अपने बैंक डिटेल्स डालने से पहले साइट तो वेरीफाई कर लीजिए। SBI की स्कैम सेफ टिप से आप बनोगे स्कैम प्रूफ। ऐसे कॉल से रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला, क्योंकि दाल में है कुछ काला। बी स्कैम सेफ।
स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बजट 2025 और हम आपके लिए बजट के जो प्रावधान हैं, जो बारीकियां हैं, उनको और सरल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त देश का सबसे बड़ा पैनल आपके अपने चैनल पर है, सबसे बड़े नेटवर्क पर है। इस वक्त मेरे साथ 2 और ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं जो कि वित्त मंत्रालय में बजट टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। आप हैं मनोज गोविल साहब जो कि एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन नेटवर्क में आने के लिए, समय देने के लिए। और मुख्य आर्थिक सलाहकार भारत सरकार में वी अनंत नागेश्वरन जी, जिन्होंने आर्थिक समीक्षा 2024-25 रखी। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज गोविल साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ। एक्सपेंडिचर पर जो फोकस दिखा है इस बार, दिन भर से जो चर्चा चल रही है वो यही कि आम आदमी के लिए एक्सपेंडिचर किया जा रहा है और कैसे ग्रोथ को प्रोपेल किया जाए, ये पूरा का पूरा फोकस दिखा है सर। लेकिन फिर भी हम आपसे समझना चाहेंगे, जब आप बजट बना रहे थे, 1 रुपये अगर आपके पास आए हैं तो उसको कैसे खर्च किया जाए, उसका जो सेंट्रल थीम था, जो सेंट्रल फोकस था, वो क्या था एक्सपेंडिचर के लिहाज से, वो प्लीज़ एक्सप्लेन करें। देखिए, इसमें जो वित्त मंत्री जी ने प्राथमिकताएं तय की हैं, केंद्र सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं, उसमें सबसे पहली प्राथमिकता वित्त मंत्री जी ने आज बजट में भी कहा, वो 4 इंजन के रूप में है। इसमें कृषि एक इंजन है और MSME एक इंजन है। इस प्रकार से 2 इंजन और हैं। तो जब बजट बनाया गया तो उस प्रक्रिया के दौरान ये ध्यान रखा गया कि इन क्षेत्रों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहें। नई योजनाएं भी जो बनाई गई उसके लिए जो विचार किया गया, उसमें भी ये हमेशा ध्यान में रखा गया कि इनके लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो। तो ये बात तो रही इन 4 मेन इंजन की। उसके अलावा एक जो बजट की क्वालिटी है, एक्सपेंडिचर की क्वालिटी है, उस पर भी ध्यान रहा। उसमें ये ध्यान विशेष कर रहा कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जिसका अच्छा मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, उसमें कोई कमी ना आए। तो पिछले साल हमने जो करंट वित्तीय वर्ष है उसके लिए 11,11,000 करोड़ का बजट का प्रावधान किया था जी सर। तो अब हमने अगले साल के लिए जो बजट प्रावधान किया है वो 11,21,000 करोड़ का केवल बुनियादी ढांचे के लिए सर। ये पूरा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का है, जो कि केंद्र सरकार अपने एजेंसी के माध्यम से अपने बजट पर कराती है। इसके अलावा कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा होता है जिसके लिए केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान देती है, जिसे हम बोलते हैं ग्रांट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। यदि आप ये दोनों मिला लें तो लगभग 15.5 लाख करोड़ का प्रावधान इस बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है। इसके अतिरिक्त जो केंद्र के एजेंसी होते हैं, PSUs होते हैं, जो उसके निगम होते हैं, वो भी अपना लगभग 3.5-4 लाख करोड़ का अतिरिक्त कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे। तो सब कुछ मिला लिया जाए तो टोटल मिला के लगभग 19-19.5 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रावधान केंद्र का, प्लस जो PSUs हैं केंद्र के विभिन्न विभागों के अंतर्गत, उनका है। और सर अगर इसमें राज्यों का हिस्सा मिलेगा आपने, क्योंकि 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन भी दिया है, वो भी कैपेक्स के लिए और रिफॉर्म्स के लिए जी। सो इसमें यदि आप राज्यों का भी इंक्लूड करें तो राज्यों को जो सहायता मिलती है उसमें एक तो संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत वित्त आयोग के अनुशंसाओं के जो स्वीकार की जाती है उसमें उनको टैक्स पे डेवोल्यूशन का हिस्सा मिलता है। उसके अतिरिक्त जो वित्त आयोग की अनुशंसाएं होती हैं, कुछ ग्रांट्स के बारे में वो पैसा मिलता है। और हमारी जो 1,50,000 करोड़ की योजना है जिसमें हम कैपिटल खर्चे के लिए उनको राशि देते हैं, वो भी है। और भी कुछ मद है। टोटल मिला के लगभग 25,60,000 करोड़ का प्रावधान इस बार किया गया है, जो कि अगले वित्तीय वर्ष में राज्यों को मिलेगा। और ये इस साल के जो आरी का प्रावधान है, जो पुनरीक्षित अनुमान का प्रावधान इस साल का है, उससे लगभग 11% अधिक है। तो आपने कहा एक बड़ी बात, और ये मेरे ख्याल से ये एक और बड़ी खबर आर्यन जी कि 25,60,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे बुनियादी ढांचे पर। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, PSU जो सारे अनुदान आप मिला लें तो, और ये आरी से सर कितना ज्यादा है? ये इस साल का जो आरी है उससे लगभग 11% अधिक है, जो हम राज्यों को सहायता दे रहे हैं। इसमें दोनों प्रकार के मद हैं। राज्यों को जो सहायता मिलती है उसमें से कुछ एक्सपेंडिचर वो अपने रेवेन्यू के लिए भी कर सकते हैं, कुछ वो कैपिटल कर सकते हैं। पर जो एक विशेष योजना हमारी लोन की है, 50 ईयर लोन वाली, वो 1.5 लाख करोड़ की है, वो केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है। उसके लिए भी प्रावधान इस साल भी 1.5 लाख का प्रावधान था। हम लोग सोच रहे हैं कि लगभग 1,25,000 तक पहुंच जाएंगे आरी के अंदर। अगले साल के लिए उसका 1.5 लाख का प्रावधान किया गया है। तो बिल्कुल अपने आप में एक बड़े प्रावधान के साथ में जमीन पर खर्चा होता दिखाई पड़ रहा। सरकार खर्चा कर रही है, ढांचागत विकास कर रही है, ताकि एक ऐसा आधार तैयार हो, अर्थव्यवस्था का पहिया तेजी से घूमे। वी अनंत नागेश्वरन जी, आप किस तरह से बजट को देखते हैं, क्योंकि आपने इकोनॉमिक सर्वे की पूरी प्रक्रिया को किया, उसके बाद में आपके माध्यम से सुझाव भी सरकार को आए, बजट में क्या फोकस नजर आ रहा है?
आपको लगता है कि ग्रोथ को बढ़ाने की संभावनाएं ज़्यादा दिखाई पड़ रही हैं, या कंजप्शन पे फोकस ज़्यादा करके एक तरीके से डिमांड सप्लाई को आगे बढ़ाने की कोशिश दिखाई पड़ रही है? क्या एक डायरेक्शन, क्योंकि नए ग्रोथ इंजन को इंक्लूड किया गया है, डायरेक्शन उस दिशा में भी दिखाई पड़ रहा है? आपकी नज़र में ओवरऑल क्या एक बड़ा डायरेक्शन दिखाई पड़ रहा है इस बजट का? Thank you. I will respond in English to your question. And in case you think my response is not in line with your question, please correct me. Please go ahead. So, I think the discussion is obviously in the media so far is with respect to the tax relief given to middle class and the boost it will give to consumption and also for investment by the private sector, because once middle class starts consuming more, there will be a general growth in demand, which will naturally then allow companies to invest and expand their capacities. But that's only one part of the equation. The budget actually puts a lot of emphasis on the medium-term growth potential of the economy by focusing on sectors like agriculture, labor-intensive manufacturing, and sectors like tourism as well, which are also labor-intensive and have a job-creating potential which is significant, and also announces a lot of schemes for micro, small and medium enterprises, including enhancement in their thresholds, etc. So, and more importantly, which is not something that will be discussed in detail in news channels, but is important, that the focus of the budget is also on enhancing India's supply chain on critical minerals, on renewable energy, on e-mobility, and also opening up the potential for enhancing the share of nuclear power in the overall energy mix of the country. Now, all these things, if you take them together, they have the potential to take India's GDP growth on average, trend GDP growth, closer to 7% or even above that. And this is significant because the global environment is very uncertain, and geopolitics and geoeconomics are fraught with multiple question marks. And in this context, for the budget to take a medium-term approach, apart from providing a near-term boost to consumption, is actually has done a lot to enhance the growth prospects of the economy, not just in the near term, but also for the next half to full decade as well. तो एक और हेडलाइन अभी मुख्य आर्थिक सलाहकार साहब ने दी कि ये बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स को खोला गया है, एमएसएमई सेक्टर के लिए ई मोबिलिटी और न्यूक्लियर पावर जैसे जो फोकस किए गए, उससे देश की जीडीपी में बढ़ोतरी होगी 7% या उससे ज़्यादा की ग्रोथ रेट। और जो फोकस रहा है सेंट्रल फोकस, जो कि आदित्य सेठ सर ने बताया कि ग्रोथ को कैसे हम प्रोपेल करें और ज़्यादा बढ़ाएं, इन्वेस्टमेंट को कैसे लेकर के आएँ, वो प्रोपेल करता हुआ दिखाई देता है। मुझे लगता है इसको और भी फ्लैश करना चाहिए हमें, ये जो बड़ी बात कही गई है। अजय सेठ साहब, अब मुझे लगता है कि सर आपने जो भी सिफारिशें कल आर्थिक समीक्षा में की, उसका एक रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा तौर पर बजट में दिखाई दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि हम लोग भी करीब 15-20 सालों से आर्थिक सर्वेक्षण और बजट को हम कनेक्ट करते हुए आ रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए कि जिस तरह से आपने पिछले वर्ष इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया था और उसका रिफ्लेक्शन दिखा था, इस बार भी एग्जैक्टली आप ही के सिफारिशों के इन लाइन हमें ये बजट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये कि जो सरकार की सोच है और अर्थशास्त्रियों की सोच है वो एक दिशा में जा रही है। सर थैंक यू फॉर दैट। अजय सर साहब, अब मैं आता हूँ कुछ उन निटी ग्रिटीज की ओर, जिस पर हम लोग ये समझना चाहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था आगे कैसे जाएगी। सर, ये जो विकसित भारत की डेफिनेशन हमें इस बार पता चला है और कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज ने बताया कि भाई गरीबी को हमें 2047 तक बिल्कुल ख़त्म करना है, सभी को उच्च शिक्षा देनी है, सभी को समग्र स्वास्थ्य सेवाएं देनी है, 70% महिलाओं को भागीदारी करनी है, फूड बास्केट बनाना है। ये सारे जो हमें डेफिनेशंस पता चले और पहली बार बजट के जरिए ही हमें पता चले। अब सर उसके लिए कहा जा रहा है, आर्थिक समीक्षा में भी सर ने कहा कि हमें 8 से 10% की ग्रोथ पाना ज़रूरी होगा। अभी हम इस साल और अगले साल सब 7% हैं, इसको हम कैसे लेके जाएंगे सर 8% लेवल पे, क्योंकि लंबे समय तक हमें 8 से 9% की दर से विकास करना है। देखिए, इसका जो विकसित भारत की जो परिकल्पना है, हमारी जो महत्वाकांक्षा है, उससे पहुंचने के लिए इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया कि कम से कम हमें 1 दशक तक 8% की दर से बढ़ना है। जी, अभी हम 6.5 और 7 उस रेंज पे चल रहे हैं, लेकिन इस बजट में काफ़ी वो प्रयास है कि हम एक अपनी अर्थव्यवस्था की क्षमता को बढ़ाएं कि हमारी आर्थिक प्रगति की दर 7 और उसके बाद 7.5 और 8 तक वहाँ पर पहुँच सके। तो उससे कई सारे
प्रयास है। उसी प्रक्रिया में भी जैसे कहा गया कि लोगों में निवेश करें, अर्थव्यवस्था में निवेश करें, इनोवेशन में करें। और आपको मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि वर्ल्ड बैंक के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है, उन्होंने भी एक रिपोर्ट कुछ महीनों पहले लाए थे जहाँ पे कहा था कि इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन एंड इंक्लूजन ऑफ टेक्नोलॉजी तीनों चाहिए। तो भारत आज जो है वो तीनों ही की ज़रूरत है, लेकिन इस इकोनॉमिक सर्विस में हमारे डॉक्टर नागेश्वर ने जो एक बड़ा एक्सटेंसिव स्टडी करके और उसको कहा है कि हम किस तरह से अपनी इकॉनमी में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, कि बिजनेस करने में आसानी हो, जो भी वहाँ पर कोई फ्रिक्शन है उसे कम हो सके। और उसी की दिशा में इस बजट में 4 बड़ा ही महत्व वाले स्टेप वित्त मंत्री जी ने रखे हैं। एक उसमें हाई पावर जो हाई लेवल की कमेटी बने, जो नॉन फाइनेंशियल रेगुलेशंस, लाइसेंसेस वगैरह को देखे, प्रोसीजर्स को देखे कि कैसे उसे सिंप्लीफाई करना है। मुख्य तौर पे जो कंप्लायंस और कंप्लायंसेस को लेकर, कंप्लायंस और इंस्पेक्शन को लेकर जो हमारे व्यापारियों का और उद्यमियों का जो समय जाता है, उसे हम कैसे ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस में करते हैं। दूसरा एक स्टेट्स का किस तरह से वो भी ये सबकी भागीदारी है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका प्रयास। तो एक कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तौर एक स्टेट फ्रेंडलीनेस, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स में नीति आयोग ने तैयारी करी है और अगले 3-4 महीनों में शायद जून और जुलाई तक उन्हें लाने का उनकी योजना है। तीसरा कि फाइनेंशियल सेक्टर में किस तरह से हमें सुधार करने हैं, उसके लिए बड़ा भारी है। और एक चौथा कि जन विश्वास बिल का है। तो ये अर्थव्यवस्था की क्षमता को बढ़ाना, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, ये तो ब्रेक लेना होगा क्योंकि आपके माइक्रोफोन में कुछ प्रॉब्लम है, हम उसको सॉर्ट आउट करते हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार हम चर्चा करेंगे कि ये जो फोकस है बजट का वो और किस दिशा में जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। क्या आप जीवन में अनहोनी घटनाओं की चुनौती से सुरक्षित है? सुरक्षा का भरोसा नेशनल इंश्योरेंस के साथ। प्रोडक्ट्स की एक विशाल रेंज जो सुरक्षित रखे आपके जीवन के हर पहलू को, चाहे हो सेहत, घर, गाड़ी या बिजनेस। प्रॉम्प्ट सर्विस, हैसल फ्री प्रोसेस, फेयर सेटलमेंट्स और कैशलेस फैसिलिटी के लिए टाई अप। हमारी वेबसाइट या अपने करीबी NIC ऑफिस में जाए। नेशनल इंश्योरेंस 1906 से आपके भरोसेमंद इंश्योरेंस पार्टनर। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। पर लोन लेने के लिए खुद का हैवी मार्जिन लगाना पड़ता है। 80% तक का बिजनेस लोन मिलेगा, हाँ? वो भी कोलैटरल फ्री। अच्छा, 5 करोड़ तक बैंक ऑफ बड़ौदा संभाल लेगा। बड़ौदा महिला स्वावलंबन लोन, तो शुरू कीजिए अपना ड्रीम बिजनेस। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पढ़ाई में लड़कियों के नंबर अक्सर ज्यादा ही आते हैं, इसलिए SBI देता है हर नारी को एजुकेशन लोन्स 0.5% कम इंटरेस्ट रेट्स पे, ताकि मास्टर्स के लिए विदेश जाने वाली लड़कियों का नंबर भी ज्यादा रहे। SBI, बैटिंग फॉर नारी शक्ति। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस,
लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है 2025 का, और ऐसे में बजट बनाने वाली टीम, उनके साथ जो सहयोगी रही है, उसके तमाम बहुत महत्वपूर्ण लोग इस वक्त हमारे साथ एज ए पैनलिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। उनके साथ लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। अजय सेठ जी, सवाल इस अगर हम एग्रीकल्चर को लेकर करें, क्योंकि जो ग्रोथ के इंजन को लेकर जिक्र आपने किया था, उसमें एग्रीकल्चर का सबसे महत्वपूर्ण तौर पर स्थान दिखाई पड़ रहा है। धन धान्य योजना हो या फिर जो हम दलहन मिशन को लेकर आगे बढ़ रहा है, यूरिया में आत्मनिर्भरता किसानों को तरीके से आगे मिल सके, ये सारा चीज़ें मिलाकर किस तरीके से हम आगे बढ़ते दिखाई पड़ेंगे, ताकि जो 16% के आसपास में जीडीपी में रोल है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स का, वो न सिर्फ बढ़ सके बल्कि एक बहुत बड़ी रूरल पॉपुलेशन को भी उसका फायदा मिल सके। देखिए, ये जो योजना है प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, पूरे बजट में इस योजना का सबसे पहले जिक्र हुआ है। तो अगर आपके सहयोगी जी ने पूछा था कि केंद्र बिंदु बताओ, तो पहला ही सबसे मुख्य बिंदु जो है वो यहाँ से केंद्र बिंदु निकलता है। अन्नदाता पे फोकस दिखाई पड़ रहा है। और इसका क्या कारण है, क्या इसके पीछे सोच है? आपको ध्यान हो कि जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का कार्यक्रम बना और बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम उसका कार्यान्वयन हुआ है, कि जो सोशल सेक्टर में एजुकेशन और हेल्थ में जो पिछड़े हुए और उसे महत्वाकांक्षी एस्पिरेशनल हम कहते हैं, कि जो एवरेज से नीचे थे, उनके ऊपर ध्यान देके उन्हें स्टेट एवरेज तक लाएं, फिर नेशनल एवरेज तक लाएं, उसका बड़ा भारी प्रभाव पड़ा है। अब उसकी सफलता को देखते हुए अब हम सेक्टर की तरफ जा रहे हैं। उसमें पहला सेक्टर सरकार ने उठाया है वो है एग्रीकल्चर, जहाँ पर एग्रीकल्चर की प्रगति की दर जो है, प्रोडक्टिविटी को आप ले लें, जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी ले लें, या जो क्रेडिट का विषय है, वो जो भी राज्य से या केंद्र स्तर से नीचे का स्तर है, उन्हें हम आगे बढ़ाएं। तो जो एवरेज से नीचे उन्हें आगे बढ़ाएंगे तो एवरेज खुद ऑटोमेटिक अपने आप बढ़ जाएगा। बिल्कुल। तो ये एक प्रयास है कि एक राज्यों के साथ काम करते हुए सबका साथ पे अगेन ये है कि इसे कैसे हम उसे कर सकते हैं, कि इसका एक बड़ा सीधा साधा और एक बड़ा ही सिंपल है, लेकिन अब ये आता है कि हमने क्यों नहीं सोचा था। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी शुरुआत इस बजट के द्वारा उस कार्यक्रम पे होगी। बिल्कुल। नागार्जुन साहब, अब आते हैं आपके सबसे बड़ी जिम्मेदारी पर, क्योंकि जहां देखिए वहां इस बजट में क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, ट्रस्ट 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 मेरे ख्याल से 12 बार यूज़ किया है। क्रेडिट मैं नहीं जोड़ पाया अभी तक, मैं आपको बता दूंगा कितनी बार वित्त मंत्री ने यूज़ किया है। लेकिन क्रेडिट को ऑफ टेक करना, उसके लिए पैसे कैसे मौजूद रहेंगे देश में, हम बोरोइंग्स का क्या करेंगे, ये सब थोड़ा सा प्लान आप देश के सामने रखें। और जो सब लोग ये समझना चाह रहे हैं सर, और मैंने ये सवाल सीए सर के सामने रखा था, उन्होंने इसको नज़रअंदाज कर दिया, ब्याज दरों की क्या स्थिति रहने वाली है, क्योंकि क्रेडिट का सीधा संबंध तो ब्याज दरों से ही है सर। तो ये सर again और आप इंग्लिश में बोल सकते हैं सर, प्लीज। I will try to answer in English. See, we have a credit guarantee trust managed by the finance ministry, and whereby we actually provide guarantee cover to large number of schemes, both in the MSME sector and self-employment. Okay. Now, this guarantee cover ranges between 5 lakhs to, in fact, recently one scheme you approved for the MSME, that is up to 100 crores. That is mutual credit guarantee scheme. Now, depending on the scheme and the nature, we provide the guarantee cover. It actually provides, what happens is, while the business wants more credit, the banks and the lending institutions also require comfort that if something goes wrong with the business and there is a backstop arrangement for repayment of the loans, and that gives comfort, and then they will provide they provide the loans. Therefore, MSME, as I said, MSME is the most important driver of both creation of wealth as well as employment in the country. Now, unless we support MSMEs through innovative methods, we will not be able to meet the goals of the Viksit Bharat. Now, we have a very large portfolio of credit guarantee schemes. Now, FM again announced 3 credit guarantee programs this year. Yes.
and one is this year. So we will be implementing all of them efficiently. ठीक है, बिल्कुल। मनोज गोविल जी, क्योंकि खर्चे की जब बात आती है तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसमें किस जगह पे कहाँ खर्च किया जाए। एक तो खर्च ये होता है कि जब आप कोई परिसंपत्ति, कोई एसेट डेवलप करने के लिए, खर्चे के लिए, ढांचागत विकास के लिए खर्च करते हो। एक बार होता है कि सामाजिक योजनाओं में, वेलफेयर स्कीम्स में आप खर्च करते हैं, हालांकि उसका भी एक मल्टीपल इफेक्ट देखने को मिलता है। इस बार के बजट के लिहाज से जब खर्चे करने की, तय करने की जब बारी चल रही थी, क्या कुछ बड़े पैरामीटर्स थे दिमाग में, या किस प्रकार की एक्सरसाइज की गई थी ताकि जहां जहां जितना एलोकेशन दिखाई पड़ रहा है, जहां पे हम एसेट डेवलपमेंट कर रहे हैं या फिर हम सोशल सेक्टर में खर्च करते चले आ रहे हैं, उसके पीछे की सोच क्या थी? देखिए, इसके पहले कि मैं इस बात पे विचार व्यक्त करूं जी, अभी जो आपने एक प्रश्न पूछा कि ब्याज दर का क्या होगा, सो ब्याज दर इस पर भी निर्भर करती है कि जो बाज़ार में कितने लोग फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो जमा करने को बैंकों को तैयार हैं और कितने लोग लोन लेने के लिए तैयार हैं। जब राज्य सरकार या केंद्र सरकार खुद भी बहुत सारा राशि लोन के रूप में ले लेती है तो प्राइवेट सेक्टर को लोन के लिए जो संसाधन उपलब्ध होते हैं उसमें थोड़ा कमी आने की संभावना होती है, उससे भी ब्याज दर बढ़ती है। तो मैं अब इसको इस चीज़ से लिंक कर रहा हूँ कि जैसे कि माननीय वित्त मंत्री जी ने 2021-22 में ये अपने भाषण में, बजट भाषण में उल्लेख किया था कि हम अपना जो फिस्कल डेफिसिट है वो 9.2% से 4.5% से नीचे ले आएंगे वित्तीय वर्ष 25-26 में। और जो भी आज बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें अगले वित्तीय वर्ष में जो राजकोषीय घाटा है, फिस्कल डेफिसिट है, उसका आंकड़ा 4.4 किया है, तो लगभग आधा कर दिया, 9.2 से 4.4। जी सर। तब जब ये वित्तीय घाटा आधा हो गया, इसका मतलब जो केंद्र सरकार राशि कम ले रही है बैंकों से, तो वो राशियां उपलब्ध रहेंगी बाकी लोगों के, निजी क्षेत्र के लिए, तो उससे भी एक ऐसी संभावना बनती है कि ब्याज दर में थोड़ा सा नीचे की तरफ रुझान आएगा। अब मैं इस प्रश्न पे आता हूँ कि हम लोग की प्राथमिकताएं क्या हैं, किस सेक्टर को क्या कितना राशि देनी चाहिए। ये बात सही है कि सभी सेक्टर्स की मांग रहती है, सभी लोग चाहते हैं, एग्रीकल्चर हो या रूरल डेवलपमेंट हो या फिर साइंस टेक्नोलॉजी हो, हेल्थ हो, सभी लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक संसाधन उनकी योजनाओं के लिए मिलें। तो इसमें एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है इस बजट के अंदर। पहली बात तो इसमें ये महत्वपूर्ण है कि हम लोग कैपिटल के लिए कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जैसे कि मैंने उल्लेख किया कि लगभग 11,21,000 करोड़ रुपये अगले साल के लिए बजट के लिए हमने कैपिटल में इन्वेस्ट किया। कैपिटल में भी जो हमारी प्राथमिकताएं हैं जैसे कि रेलवे है, रोड है और डिफेंस है, पिछले साल भी ये प्राथमिकताएं थी, इस साल भी ये प्राथमिकताएं हैं। जहाँ तक अन्य योजनाओं का सवाल है वो भी हमने कोशिश की है कि जैसे एग्रीकल्चर है, रूरल डेवलपमेंट है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उनके लिए पर्याप्त आवंटन उपलब्ध रहे। और इससे पहले कि अजय सेठ साहब किसी दूसरे स्टूडियो में जाना है उनको, तो मैं अंतिम सवाल उनसे कर लेता हूँ। सर, G20 में आपने भारत को लीड किया और हमने वुमेन लेड डेवलपमेंट, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और इस तरह के बहुत सारे फोकस, एनर्जी ट्रांजिशन में देश का जो मूल मंत्र है उसको पूरी दुनिया के सामने रखा, जिसको आपने लीड किया। अब सर, इस बजट में जो ये फोकस किया गया है न्यूक्लियर को लेकर के, तो भारत का एनर्जी ट्रांजिशन का मॉडल क्या होना चाहिए? मैंने सर से भी ये सवाल किया था, आपके जरिए यही समझना चाहेंगे। और G20 को लेकर के, G20 नहीं, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए ये बजट क्या संदेश देता है? देखिए, इस बजट में जो हमारा एनर्जी ट्रांजिशन का जो लक्ष्य है देश का, पहले तो हमारे 2030 के गोल हैं और उसके बाद 2070 का एक हमारा महत्वाकांक्षा है। उसमें न्यूक्लियर एनर्जी का एक बहुत ही अहम रोल होने वाला है और वो रोल को हमें करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को पूरी तरह से शामिल करना है। एक जो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसमें प्राइवेट सेक्टर के आने के लिए 2 कानूनों में संशोधन किया जाएगा। एटॉमिक एनर्जी एक्ट, वो 60s का एक्ट है, उसके बाद सिविल लाइबिलिटीज डैमेज एक्ट। ये बड़ा ही महत्वाकांक्षी, इन दोनों एक्ट को अमेंड करने के बाद ही प्राइवेट सेक्टर उसमें आ सकता है। इसके लिए एक बड़ी अहम घोषणा हुई है। फिर इसके बाद प्राइवेट सेक्टर को डिज़ाइन में शामिल करते हुए उसे डेवलप करने के लिए शामिल किया जाए
उसके लिए एक मिशन की घोषणा हुई है, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, और उस मिशन के लिए 20,000 करोड़ का आउटले रखा गया है। एक लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है कि 2033 तक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर कम से कम 5 पूरी तरह से ऑपरेशनल होंगे। और ये SMR जो हैं दुनिया भर में उसके ऊपर रिसर्च हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है। इसके लिए जो हमें बफर जोन बनाना पड़ता है तो वो बहुत छोटा बनता है, करीब एक 500 मीटर के दायरे में उसे बनाया जा सकता है। जो हमारी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पर आज की तारीख में वहाँ पर कोयले से संसाधन वाले पावर प्लांट लगते हैं, उनकी जगह ये SMR लग सकते हैं। और SMR में वो फैक्ट्री में बन सकते हैं, वो फैक्ट्री ला के साइड पे लगा के उसे असेंबल किया जा सकता है। कितने मेगावाट प्रोडक्शन हो सकता है? वो छोटे से छोटे 50 का भी हो सकता है, 100 का भी हो सकता है, 200 का भी हो सकता है। अब जैसे मैं दिखाएं कि आज की तारीख में वो डिफेंस की बात हो जाती है, जैसे पनडुब्बियाँ होती हैं, उसमें भी अब न्यूक्लियर एनर्जी का जो है वहाँ पर लगता है। तो वो तो पनडुब्बियों में लगता है, यहाँ तो हम ऊपर की बात कर रहे हैं। लेकिन जो इंडस्ट्रियल वाले हैं वो आमतौर पे 100 और 200 मेगावाट के बनेंगे। तो और ये खाली हम ही नहीं कर रहे हैं, इसका USA में भी इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च और डेवलपमेंट हो रहा है। और एक ये भी है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है उसके लिए एनर्जी कहाँ से आएगी, सेफ और सिक्योर और क्लीन एनर्जी कहाँ से आएगी, तो उसमें प्रयास है कि वो न्यूक्लियर एनर्जी से आएगी। तो एक बजट का एक बड़ा ही महत्वाकांक्षी पाथ ब्रेकिंग अनाउंसमेंट जो एक दिखाता है कि एक पॉलिटिकल विल, नीड ऑफ द कंट्री एंड एक लीप इनटू द टेक्नोलॉजी विद द प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, we will build it together। सर इसी विषय पे एक छोटा सा स्पष्टीकरण, क्योंकि इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि न्यूक्लियर एनर्जी में जब हम जाएंगे, निजी क्षेत्र को शामिल कर रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी को लेकर जो एक लंबी बहस चलती आ रही, क्या उसके सेफगार्ड्स को भी हम ध्यान रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं? पूरी तरह से इसमें जो है वो उसका जो रेगुलेटरी सिस्टम है वो तो सरकार के पास रहेगा। तो इसमें एक सेफ एंड सिक्योर वे ऑफ सस्टेनेबल पावर जी उसका प्रयास है, लाइबिलिटी को लेकर जो लगातार बहस और ये जो है कि खाली हम ही नहीं है, ये कुछ देशों में जहां पर 50, 60, 70% उनका जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी से आती है। तो ये टेक्नोलॉजी अब वहां तक छोटे स्तर पर, अभी क्या है कि दिस इज सेफ टेक्नोलॉजी, लेकिन डू इट इन ए मॉड्यूलर फॉर्म कि जो फैक्ट्री में बनाओ, साइट पे आके उसे असेंबल करो, उस पे प्रयास हो रहा है। और उसमें जो अग्रिम स्थान है विभिन्न देशों में, उसमें USA का है, सबसे ज़्यादा उन्होंने डेवलप किया है। लेकिन हम प्राइवेट सेक्टर के साथ डेवलप करके हमारे पास भी एक सामर्थ्य करने का एक महत्वाकांक्षा है, हमारा मौका है। नागराजू साहब, आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो पूरा का पूरा फंड आप बनाने जा रहे हैं, सिडबी के साथ आपने 10,000 करोड़ रुपए का बनाया, उसका ट्रांसलेशन शायद, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 91,000 करोड़ रुपीस का मिला है उनको इन्वेस्टमेंट। अब हम नए फंड की घोषणा कर रहे हैं, उसका क्या असर पड़ेगा, सिडबी को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, खास तौर पर MSME के लिए जो लेंडिंग की व्यवस्था की गई, तो स्टार्टअप और MSME इन दोनों के लिए क्रेडिट की व्यवस्था आप कैसे करेंगे, अप्रोच क्या है सर, वो प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। Startup ecosystem, see, we are one of the we are third largest startup ecosystem in the world, and they are facing constraints of investments in the startups. Now, with a view to provide lending to the startups, we have proposed to set up a fund of funds. This will be not be with the SIDBI. It will be a financial institution, and we would like to leverage with this sort of fund of funds with another 2 times. So likely amount should be around 30,000 crores, something like that. Those should be available to support startups ecosystem in the country. बिल्कुल ठीक। अनंत नागेश्वर सर, एक महत्वपूर्ण सवाल इससे हम समझना चाहते हैं कि हम एक्सपोर्ट को ग्रोथ इंजन के तौर पे उसको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। एक्सपोर्ट बेसिकली देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग को हमारा बढ़ावा देने की कहीं ना कहीं कोशिश है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिहाज से कैसे हम इंडस्ट्रियल हब एक बनते हुए नजर आए, मैन्युफैक्चरिंग हब बनते हुए नजर आए, क्योंकि वर्ल्ड सप्लाई चेन में जो डिसरप्शन रहा था
उसके बाद भारत एक ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पे अपनी एक इनलार्ज होते हुए अपनी भूमिका निभा सके, उस दिशा में इस बजट में क्या प्रपोजल्स हैं जो हमें उस दिशा में आगे बढ़ने पे, उस डायरेक्शन में फुट फॉरवर्ड करने में मदद करते दिखाई पड़े? No, that's an important question, because to be able to boost our exports in a global environment which is not very conducive, because countries are becoming closed, trade restrictions are on the rise as well, and countries also want to discourage their businesses from going and locating elsewhere. They want to retain them in on their own shores. In this environment, when global trade volume growth itself has slowed down, to be able to generate more export growth requires attention to quality, attention to competitiveness, and also removing domestic frictions with respect to exports. And that's exactly what this budget attempts to do with respect to export growth. But we should not just look at this budget in terms of its direct action on export growth. It also has multiple other interventions which may not be directly related to exports but indirectly will boost exports. For example, the entire focus on labor intensive sectors, footwear, toys, and the focus on tourism sector, the focus on innovation and investment in innovation, etc. All these things will have an indirect effect of boosting India's export growth prospects. So the budget's contribution to boosting our export share lies both in its direct efforts and also in the indirect efforts through innovation, deregulation, and focus on labor intensive manufacturing and services. बिल्कुल, तो अपने आप में कोशिश वही है कि कैसे जो दुनिया के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे आज हम विकसित हो सकें और दुनिया में इंडस्ट्री 4.0 को लेकर भी जो गुंजाइशें दिखाई पड़ रही हैं उसमें भारत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इस तमाम विषयों पर हम आगे खास मेहमानों से इस बातचीत को जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। भैया पक्के घर की बधाई हो। पक्का घर? हाँ पक्का घर। दिल्ली में भाजपा सरकार बनते ही झुग्गी वालों को 3,50,000 पक्के घर और अटल कैंटीन में 5 रुपए में भरपेट खाने की गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। पर लोन लेने के लिए खुद का हैवी मार्जिन लगाना पड़ता है। 80% तक का बिजनेस लोन मिलेगा, हाँ? वो भी कोलैटरल फ्री। अच्छा, 5 करोड़ तक बैंक ऑफ बड़ौदा संभाल लेगा। बड़ौदा महिला स्वावलंबन लोन, तो शुरू कीजिए अपना ड्रीम बिजनेस। खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। कुछ पल नहीं दिशा दिखाएं, कुछ पल हिम्मत बढ़ाएं। मंजिल नहीं फिर दूर जब कुछ पल साथ बिताएं। तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। मंजिल नहीं फिर दूर जब अपने साथ निभाएं। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC, हर पल आपके साथ। क्या आप जीवन में अनहोनी घटनाओं की चुनौती से सुरक्षित है? सुरक्षा का भरोसा नेशनल इंश्योरेंस के साथ। प्रोडक्ट्स की एक विशाल रेंज जो सुरक्षित रखे आपके जीवन के हर पहलू को, चाहे हो सेहत, घर, गाड़ी या बिजनेस। प्रॉम्प्ट सर्विस, हैसल फ्री प्रोसेस, फेयर सेटलमेंट्स और कैशलेस फैसिलिटी के लिए टाई अप। हमारी वेबसाइट या अपने करीबी NIC ऑफिस में जाए। नेशनल इंश्योरेंस, 1906 से आपके भरोसेमंद इंश्योरेंस पार्टनर। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से,
फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पर लोन लेने के लिए खुद का हैवी मार्जिन लगाना पड़ता है। 80% तक का बिजनेस लोन मिलेगा, हाँ? वो भी कोलैटरल फ्री। अच्छा, 5 करोड़ तक बैंक ऑफ बड़ौदा संभाल लेगा। लेकिन बिजनेस शुरू हो गया तो इन दोनों कौन संभालेगा? मम्मी, तुम बिजनेस संभालो, रोहन को मैं संभाल लूंगी। बड़ौदा महिला स्वावलंबन लोन, तो शुरू कीजिए अपना ड्रीम बिजनेस। क्या आप जीवन में अनहोनी घटनाओं की चुनौती से सुरक्षित है? सुरक्षा का भरोसा नेशनल इंश्योरेंस के साथ। प्रोडक्ट्स की एक विशाल रेंज जो सुरक्षित रखे आपके जीवन के हर पहलू को, चाहे हो सेहत, घर, गाड़ी या बिजनेस। प्रॉम्प्ट सर्विस, हैसल फ्री प्रोसेस, फेयर सेटलमेंट्स और कैशलेस फैसिलिटी के लिए टाई अप। हमारी वेबसाइट या अपने करीबी NIC ऑफिस में जाए। नेशनल इंश्योरेंस, 1906 से आपके भरोसेमंद इंश्योरेंस पार्टनर। मेरा सेविंग्स अकाउंट ओपन हो गया और बैंक भी जाना नहीं पड़ा। रियली तू जानता है इसका बैंक कौन है सर? SBI। ओपन डिजिटल सेविंग्स अकाउंट यूजिंग वीडियो KYC। इसे कहते हैं सॉलिड बैंक की सॉलिड बैकिंग। LIC presents Jeevan Lakshya. Get life insurance with attractive maturity benefits. Also, in case of death of life assured, get 10% of sum assured per annum till maturity, plus premium payment waived, plus maturity sum assured, along with bonus. An excellent policy to plan for children's education and other milestones. LIC's Jeevan Lakshya. स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बजट 2025 और हम बजट टीम यानी बजट को बनाने वाली पूरी फाइनेंस मिनिस्ट्री की टीम के साथ इस बजट को आपके लिए और भी ज़्यादा आसान करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक हम चर्चा कर चुके हैं आर्थिक मामलों के सचिव श्री अजय सेठ जी के साथ, मनोज गोविल जी जो कि एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी रहे हैं, और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं देश के वित्त सचिव और देश के राजस्व सचिव श्री तुहिन कांता पांडे जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए, इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और अनिश चावला साहब जो कि दीपम सेक्रेटरी हैं, आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद DD नेटवर्क के स्टूडियो में आने के लिए। वित्त सचिव महोदय, मैं आपका स्वागत करता हूं, एक बार फिर से आपको धन्यवाद देता हूं। और सवाल मेरा सबसे पहला यही कि जब आप 4 ग्रोथ इंजन पर बात कर रहे हैं, जब आप विकसित भारत पर बात कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रेवेन्यू, जो कि आप वित्त सचिव भी हैं और राजस्व सचिव भी। तो मैं आपसे सवाल रेवेन्यू से शुरू करता हूँ। टैक्स GDP रेशियो हमने देखा थोड़ा सा बढ़ा है, कंफर्टेबल हुआ है। आज ही GST के आंकड़े आए हैं 1.96 लाख करोड़, हम सभी लोगों को खुशी हुई है। लेकिन ये रेवेन्यू फोरगॉन जो आपने इतना बड़ा तोहफा दिया है मिडिल क्लास को कि 12 लाख रुपए तक का आमदनी पर कोई टैक्स नहीं, आपके रेवेन्यू तो सर 1 लाख करोड़ रुपए जा रहे हैं, ये आपके लिए चिंता का विषय नहीं है? देखिए, रेवेन्यू का हिसाब जो हम देखते हैं तो पर्सनल इनकम टैक्स में हमारी ग्रोथ जो है वो लगभग 20% पिछले कुछ 3 सालों में रही है। बॉयंसी की दृष्टि से देखा जाए तो वो 2 से ज़्यादा है जी, यानी कि जो GDP के जो आंकड़े हैं जी, जिस गति से बढ़ रहे हैं, नॉमिनल GDP है, उससे दुगने गति से टैक्स में कलेक्शन बढ़ा है। सो उसको अब ये देखते हुए कि 1 लाख करोड़ का राजस्व जो है वो हम लोगों को वापस कर रहे हैं ये रिलीफ के माध्यम से, उसको देखते हुए हमने जो ग्रोथ रेट रखा है, अस्यूम किया है, वो 20% नहीं बल्कि 14% ग्रोथ अस्यूम किया है। और जो बॉयंसी जो है वो हमने 1.4 की है, जबकि वो 2 या 2 से अधिक बॉयंसी रही है। तो हमने उसको मॉडरेट किया है और उस हिसाब से ही हमने अपने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। जी अरुणेश चावला जी, क्योंकि अगर बजट के प्रपोजल्स के लिहाज से देखा जाए तो एक बड़ा फैक्टर दिखाई पड़ रहा है जहां पे एसेट मोनेटाइजेशन को लेकर बात की गई है। 10 लाख करोड़ रुपए का एक टारगेट कहीं दिखाई पड़ रहा है। डिसइन्वेस्टमेंट और एसेट मोनेटाइजेशन, इन दोनों के टारगेट को लेकर और ये कैसे अलग है, थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा आसान शब्दों में अगर आप उसको एक्सप्लेन कर सकें। बिल्कुल, आपने सही सवाल किया। जो एसेट मोनेटाइजेशन के टारगेट की आप बात कर रहे हैं वो डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है, पहले तो ये बात समझना ज़रूरी है। वो एसेट मोनेटाइजेशन जो सरकार के विभाग हैं, उनके अथॉरिटीज़ हैं, उनकी एजेंसीज़ हैं और उनके नियंत्रण में जो विभिन्न प्रकार के एसेट्स हैं,
उनकी वैल्यू को अनलॉक करने की बात हो रही है। इसको कई तरीके से किया जाता है। इसमें लीज फाइनेंसिंग होती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है, इसमें इनविट जैसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ये उन सब की बात की जा रही है। जहाँ तक डिसइन्वेस्टमेंट की बात है, डिसइन्वेस्टमेंट का कोई टारगेट नहीं है। हम पब्लिक एंटरप्राइजेस के जो भी हमारे एसेट्स हैं उसका वैल्यू मैक्सिमाइजेशन या आप कह लें वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स, जिसका मतलब है आम इन्वेस्टर, आम आदमी जिसने अपनी कमाई हुई मेहनत से कमाई को जो है सेव करके इन्वेस्ट किया है, उसके हित के लिए हम उसकी वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। और यह ऑप्टिमाइजेशन हम 5 pronged स्ट्रैटेजी के तहत करते हैं, जिसमें पब्लिक एंटरप्राइजेस की परफॉर्मेंस गाइडेंस और मॉनिटरिंग, ये सुनिश्चित करना कि वो प्रोडक्टिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट करें। जैसा आप जानते हैं कि एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा पब्लिक एंटरप्राइजेस से आता है, लगभग 4 लाख करोड़ के करीब। इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित करना कि कंसिस्टेंटली उनको डिविडेंड प्राप्त हों, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी हमारी टाइमली और सुस्पष्ट हो, और एसेट मोनेटाइजेशन कैलिब्रेटेड हो। अर्थात तीनों पहलुओं को हम एक साथ देखते हैं और उसी के तहत मार्केट कंडीशंस को देखते हुए, इन्वेस्टर एपेटाइट को देखते हुए हम इन तीनों के एक समावेश करते हुए एक कॉम्पोजिट स्ट्रैटेजी के तहत हम अपने टारगेट्स, अपने जो भी लक्ष्य हैं बजट की या जो भी हमारे स्ट्रैटेजी के टारगेट हैं, उनको अचीव करेंगे। जी, इस वर्ष हम टारगेट पूरा करेंगे और अगली वर्ष के लिए जो भी हमने अपेक्षाएं की हैं बजट में, उस पर हमने काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन सर, जो आपने कैलिब्रेटेड अप्रोच कहा उसका क्या मतलब है? और एसेट मोनेटाइजेशन को लेकर के बहुत सारे जो बजट में कमियां ढूंढ रहे होंगे, वो लोग ये कहेंगे कि हम सरकार की संपत्ति को बेच रहे हैं, उससे पैसे कमा रहे हैं, ये अप्रोच ठीक नहीं है। तो कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे इसको? और एक कंपोजिट जो अप्रोच है उसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें सर। ये मैं फिर से स्पष्ट कर देता हूं। जी, डिसइन्वेस्टमेंट का कोई टारगेट अब हम बजट में नहीं रखते हैं। जी सर, ठीक है, ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि पब्लिक एंटरप्राइजेज का जो एसेट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है, एसेट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, उसके 5 मुख्य पहलू हैं, जिसके तहत हम यह सुनिश्चित करते हैं कि एंटरप्राइजेज अपनी परफॉर्मेंस टारगेट के अनुसार करें, वे अपनी एक्स्ट्रा सेविंग्स या रिजर्व्स हैं उनको प्रोडक्टिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट में लगाएं ताकि फ्यूचर में वैल्यू और इनकम जनरेट हो। हम ये सुनिश्चित करते हैं कि वो डिविडेंड्स टाइमली दें इन्वेस्टर्स को, और साथ ही साथ में मार्केट की कंडीशंस और इन्वेस्टर एपेटाइट को देखते हुए हम कैलिब्रेटेड तरीके से एक्सपर्ट्स की राय के अनुसार उसका एसेट मोनेटाइजेशन करते हैं। ठीक है सर। जी प्लीज़ अजय, आपका बात। सर, पांडे सर, मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि ये जो प्रपोजल्स हैं टैक्स प्रपोजल्स में, उसमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के या फिर कहें टैक्स पेयर्स के जीवन को आसान बनाने के लिए ईज़ ऑफ लिविंग को लेकर बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। सर, वो थोड़ा सा बताइए किस तरह से हम करेंगे, और जो ट्रस्ट बेस गवर्नेंस की शुरुआत आपने की थी उसको और विस्तार मिला है, उसको भी हम समझना चाहेंगे आपके ज़रिए से। देखिए, एक तो हमने टैक्स रेट रैशनलाइजेशन की बात की है। तो जो टैक्स TDS और TCS में आप भी, हम भी, सब लोग इन्वॉल्व होते हैं। बहुत ट्रांजैक्शंस में वो लगता है, या बायर करता है या सेलर करता है, जी सर, या एम्प्लॉयर करता है। तो इन सब में TDS में अभी बहुत सारे थ्रेशोल्ड्स थी, बहुत सारे रेट्स थे, उनको हमने रैशनलाइज किया है। लगभग 4-5 रेट्स में उसको सीमित किया है, थ्रेशोल्ड्स भी 4 बनाई हैं। और कुछ चीज़ों में, जैसे सीनियर सिटीज़न के लिए हमने जो 50,000 की सीमा है इंटरेस्ट में जिसमें TDS लगता है, उसको 1 लाख किया है।
इस तरह से जो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट में जो लगता था वो बहुत हाई TDS लगता था और बाद में रिफंड लेना पड़ता था। तो TDS का ये है कि यदि हम ज़्यादा TDS कलेक्ट करते हैं तो रिफंड लेने में उसको अगले साल का इंतज़ार करना पड़ता है। तो इसलिए हम कम से कम TDS लें और जितना आवश्यक हो उतना TDS लें, इसकी हमने व्यवस्था की है। दूसरा हमने जो इसमें सुधार किए हैं वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए अन्य बहुत सारे हमने सुधार किए हैं। उसमें जैसे हमारे ट्रांसफ़र यदि आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में देखें तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग प्रोविज़न में हमने कहा है कि मल्टी ईयर आर्म्स लेंथ प्राइसिंग होगी। उसी तरह से हमने जो आम टैक्स पेयर्स के लिए कहा है अपडेटेड रिटर्न की व्यवस्था। वॉलंटरी कंप्लायंस को ये मदद करेगा। जैसे हम आपने किसी कारणवश आपको लगा कि आपने टैक्स पूरा नहीं भरा है तो अब आप चाहते हैं कि आप टैक्स भरने, तो अभी तो सेल्फ असेसमेंट 99.7% सेल्फ असेसमेंट है। तो इसलिए आपको यदि बाद में पता चले तो आप चाहते हैं कि हमें पेनल्टी ना लगे तो हम इंटरेस्ट के साथ उसको जमा कर दें, तो हमने 2 साल का एक्स्ट्रा समय दिया था अपडेटेड रिटर्न का। उसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं और लगभग 10,000 करोड़ की लोगों ने आय भरी है अपडेटेड रिटर्न के ज़रूरी। 1 करोड़ इस तरह से हमें रिटर्न मिले। उसी को आगे बढ़ाते हुए उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टैक्स देते हैं, पेनल्टी नहीं लगती है, उसको ही हमने 4 साल का किया है। वॉलंटरी कंप्लायंस को बढ़ाया है, ट्रस्ट बेस्ड वॉलंटरी कंप्लायंस, जिससे कि टैक्स में भी मदद हो और आपको कठिनाई ना हो। जी सर। इसी तरह से बिजनेस के क्षेत्र में हमने इनलैंड को बढ़ाना है तो टनेज टैक्स का व्यवस्था की है। उसके बाद हमारे जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन दिया है जिसमें कि बहुत सारे लोगों को आप टैक्स सर्टेनिटी देते हैं, वो भी एक अभाव है कि इस ट्रांजैक्शन में हमें कैसे लगेगा, क्या होगा, तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की व्यवस्था की है। तो इस तरह से ईज़ ऑफ बिजनेस में आप यदि हमें बजट डॉक्यूमेंट में देखेंगे या हमारे जो FAQs हैं जिनको कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हमारे साइट्स में हमने तुरंत अपलोड किए हैं और जो एनेक्चर्स हैं बजट डॉक्यूमेंट के उसके हर की हमने विस्तृत जानकारी आपको उपलब्ध कराई है। तो इनकान जी से एक सवाल आपसे ये कि जब 12 लाख तक टैक्स नहीं देना है, इनकम टैक्स के लिहाज से हम बात कर रहे हैं जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, तो ऐसे में आपके पास आपकी जो टैक्स बास्केट में जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उसकी कितनी संख्या कम होगी, या इसको ऐसे समझे कि कितने लोगों को अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इसका कोई एक आंकड़ा? और मेरा दूसरा सवाल इस बात को लेकर है कि सरकार चाह रही है कि निजी क्षेत्र जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाए, वो खर्चा ज़्यादा करे, उसके लिहाज से जो सरकार का पूरा फोकस नज़र आ रहा है, क्या कोई एक आपने एक टारगेट एक सोचा हुआ है कि कितना एक निवेश आ सकता है निजी क्षेत्र से, और उस दिशा में और क्या प्रयास किए जा रहे हैं? 2 चीज़ों पे थोड़ा सा। अभी 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं पड़ता जी, अभी 12 लाख पे कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, तो लगभग 1 करोड़ लोगों को ये फ़ायदा होगा कि वो टैक्स नहीं देंगे और ये जो पैसा है उनके पास रह जाएगा जो सरकार को आता। अब उसको विभिन्न योजना में विभिन्न तरीके से आप खर्च कर सकते हैं। जैसे आपके पास यदि पैसा हो तो आप क्या करेंगे, या तो आपको उसको कंज्यूम करेंगे, मतलब उसमें खरीदेंगे चीज़ें और उसकी कंजम्पशन में जाएगा, या आप उसको सेव करेंगे, वो आप बैंक में डालेंगे कि अन्य सेव करेंगे, या आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देंगे, आप घर खरीद सकते हैं, आप कुछ और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स खरीद सकते हैं। तो आप पे ये निर्भर करता है कि आप अपनी आय को, क्योंकि अब वो आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई, आप उसको कैसे खर्च करेंगे। किसी भी स्थिति में उसका इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। यदि आप कंजम्पशन अधिक करते हैं, मतलब उसको कुछ ऐसी चीज़ों वस्तुओं में करते हैं जो आप कंज्यूम करते हैं, तो वो एक तरह से डिमांड को जनरेट करते हैं, जिससे कि जहाँ से आप खरीदेंगे उन लोगों को डिमांड बढ़ने से उनका निवेश बढ़ेगा, उनकी सप्लाई बढ़ेगी। यदि आप सेव करते हैं तो यदि बैंक्स में वो जाएगा तो बैंकों के जरिए डिपॉजिट के बेसिस पे क्रेडिट वो ग्रोथ कर सकते हैं, तो वो क्रेडिट MSME या अन्य को मिलेगा। और यदि आप उसको डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं, सपोज हाउस में करते हैं, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने से
डायरेक्टली इकोनॉमिक एक्टिविटी में आज एक इन्वेस्टर की तरह आएंगे। तो हम आपको ट्रस्ट करते हैं और उस बेसिस पे आप अपना निर्णय करेंगे। किसी भी स्थिति में हमें ये लगता है कि ये पैसा जब जाएगा तो इकोनॉमी में इकोनॉमी को ग्रोथ मिलेगा, विभिन्न माध्यम से उसको ग्रोथ मिलेगी। जो कंजम्पशन लेड इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, डिमांड लेड ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए इस बजट में फोकस किया गया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार चर्चा अभी और भी है और बारीकियों पर हम लगातार सरलीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे हैं बजट 2025, देश का सबसे बड़ा बजट प्रोग्राम। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। पर लोन लेने के लिए खुद का हैवी मार्जिन लगाना पड़ता है। 80% तक का बिजनेस लोन मिलेगा, हाँ? वो भी कोलैटरल फ्री। अच्छा, 5 करोड़ तक बैंक ऑफ बड़ौदा संभाल लेगा। लेकिन बिजनेस शुरू हो गया तो इन दोनों कौन संभालेगा? मम्मी, तुम बिजनेस संभालो, रोहन को मैं संभाल लूंगी। बड़ौदा महिला स्वावलंबन लोन, तो शुरू कीजिए अपना ड्रीम बिजनेस। LIC presents Jeevan Lakshya. Get life insurance with attractive maturity benefits. Also, in case of death of life assured, get 10% of sum assured per annum till maturity, plus premium payment waived, plus maturity sum assured, along with bonus. An excellent policy to plan for children's education and other milestones. LIC's Jeevan Lakshya. पर लोन लेने के लिए खुद का हैवी मार्जिन लगाना पड़ता है। 80% तक का बिजनेस लोन मिलेगा, हाँ? वो भी कोलैटरल फ्री। अच्छा, 5 करोड़ तक बैंक ऑफ बड़ौदा संभाल लेगा। लेकिन बिजनेस शुरू हो गया तो इन दोनों कौन संभालेगा? मम्मी, तुम बिजनेस संभालो, रोहन को मैं संभाल लूंगी। बड़ौदा महिला स्वावलंबन लोन, तो शुरू कीजिए अपना ड्रीम बिजनेस। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बजट 2025 और उद्योग जगत ने किस तरह से बजट का स्वागत किया है और बताया है कि देश के विकास में मददगार साबित होगा। आइए आपको दिखाते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट पेश किया। इस बजट में सरकार ने महिलाओं, युवाओं और कृषि क्षेत्र को लेकर कई नई योजनाएं और सुविधाएं शुरू करने की बात कही है। साथ ही टैक्स में काफी बदलाव किया गया है। बजट पर उद्योग जगत का कहना है कि बजट में विकसित भारत के लिए तमाम कदम उठाए गए हैं। CII का कहना है कि इस बजट से समाज के हर क्षेत्र को लाभ मिलेगा। ह्यूज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो मिडिल क्लास है, लोअर इनकम ग्रुप है, उनको जो रिलीफ जो मिला है आज, वो जो सेविंग्स जो प्रोपेल करेंगे वहाँ से, उसका उन्होंने जो कंजम्पशन डिमांड को जो पिकअप कराएंगे कंजम्पशन को, और कंजम्पशन एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है हमारा इकोनॉमी का। ये इसके लिए बेनिफिट सिर्फ मध्यम और लोअर इनकम ग्रुप को नहीं मिलेगा, ये सबको मिलेगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष कुमार चौहान ने कहा कि बजट से देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। इसके साथ ही खपत में भी इजाफा होगा। ये बजट जो है 3 चीज़ों का एक अच्छा अद्भुत मिश्रण है, जिसमें फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल किया गया है 4.4%। उसके सामने मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में राहत दी गई है, जहां पर अब 12 लाख की आम आय तक कोई टैक्स नहीं है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काफ़ी जोर दिया गया है, जहां पर अगले साल 11.2 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप की संभावना है। तमाम और कारोबारियों ने बजट को विकास के लिए अहम बताया है। बहुत अच्छा बजट दिया है, क्योंकि जहां पर ख्याल रखा है गरीब इंसान का, किसान का, खेती का, और ख़ासतौर से MSME सेक्टर के लिए काम किया है, और आम आदमी के टैक्सेशन कम करने की कोशिश की है, तो बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है। This budget is a commendable step as an enabler towards notable push towards clean tech and EV growth, as highlighted by the Honorable FM. They have made the 4 pillars, which is the investment, MSME, export, and agriculture, are the 4 key pillars for this time budget. And these are key sectors which require definitely more attention.
उद्योग जगत का कहना है कि ये बजट काफी विवेकपूर्ण है, जो कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए मजबूत नींव रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चावला सर, आपसे हम समझना चाहेंगे कि पीएसयूज की बहुत बड़ी भूमिका है देश के विकास में, और पीएसयूज चूंकि आपकी जिम्मेदारी है, आपके कंधों पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। पीएसयूज को लेकर के आप हमें क्या बताना चाहेंगे? उनके प्रदर्शन में किस तरह से फोकस किया जाएगा? अभी वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जीडीपी में? थोड़ा सा कुछ नंबर्स के जरिए हमें समझाइए। और इस बजट का पीएसयू एज अ सेक्टर क्या असर होने वाला है सर? सर आप लेंगे? हाँ, इस सवाल को आप लेना चाहें। आपने सही कहा। पब्लिक एंटरप्राइजेज जो हमारे हैं उनकी संख्या लगभग 260 के आसपास है, और उसमें से लगभग 66 के करीब हैं जो लिस्टेड हैं। वो लिस्टेड इसलिए हैं कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और उन्होंने मार्केट वैल्यू क्रिएट की है। जी सर। और इसमें से बहुत से पीएसयूज जो हैं, कुछ जो बिल्कुल टॉप परफॉर्मेंस हैं, उनको हम महारत्ना कहते हैं। जी सर। और उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है उसको हम नवरत्ना कहते हैं, और अन्य जो लिस्टेड पीएसयूज हैं उनको हम मिनी रत्ना कहते हैं। तो इसमें से आपने जो बड़े बड़े पीएसयूज हैं वे न केवल देश में बल्कि अब तो विदेश में भी काम करते हैं, और भारत के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट्स वो बाहर क्रिएट करते हैं। और इसके अतिरिक्त अभी बात हो रही थी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, कैपेक्स की, तो लगभग जैसे 11 लाख करोड़ की बात की जो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। इसके अतिरिक्त स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से कैपेक्स होता है, लेकिन एक कैपेक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी पब्लिक अंडरटेकिंग्स के माध्यम से होता है। जी। और इसके अतिरिक्त हम पीएसयूज में अब जन भागीदारी देते हैं। हम हर भारतीय को, हर आम आदमी को जिसने मेहनत से कमाई की है, पैसे बचाए हैं, उसे उसमें इन्वेस्ट करने का या निवेश करने का मौका देते हैं, और उसके माध्यम से भी हम उसमें वेल्थ क्रिएट करते हैं। और लगभग 1.5 से 2 लाख करोड़ के डिविडेंड्स जो हैं, डिविडेंड इनकम पीएसयू हर साल जो हैं अपने शेयर होल्डर्स को बांटते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि प्राइवेट सेक्टर भी जो है अच्छा करता है, बहुत अच्छा कर रहा है, और जो काम प्राइवेट सेक्टर कर रहा है उसको हमें उसे करने देना चाहिए। लेकिन जो काम हमारे पीएसयूज स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में कर रहे हैं वो उसे भी भी बहुत हमें बेहतरी पूरा से करते समर्थन देना हैं। चाहिए। तोहिन खान सर, एक सवाल ये भी कि इस पूरे बजट में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए क्या बड़े प्रपोजल्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, और उनका इफेक्ट किस तरीके से होता हुआ दिखाई पड़ेगा हमको? देखिए, हर स्थिति में हर तरह से एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने का कहा गया है। यदि आप देखें, जो 4 इंजन्स की बात हम करते हैं, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स, इन चारों में ही बहुत से प्रस्ताव हैं, चाहे वो बड़े प्रोग्राम का हो, एग्रीकल्चर रूरल प्रॉस्पेरिटी का प्रोग्राम हो, चाहे वो रूरल लाइवलीहुड्स का प्रोग्राम हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी मिशंस हों, हाइब्रिड सीड्स हों, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग मिशन हो। आप एमएसएमई का देख लीजिए, एमएसएमई में क्रेडिट की व्यवस्था हो, एक्सपोर्ट्स में एक्सपोर्ट प्रमोशन की व्यवस्था हो। हर जगह पे हमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के, लेदर है, टॉय सेक्टर है, विभिन्न प्रकार के सर्विसेज सेक्टर हैं, जीसीसी में जो हमने कहा है, घोषणा की है, इन सब में यही प्रयास रहा है कि एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ, जहाँ कहीं भी एम्प्लॉयमेंट की संभावना है वहाँ हम करें, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी करें। उसके साथ जो टैक्स पॉलिसी है और जो हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी है, इंपोर्ट पॉलिसी, टैरिफ पॉलिसी है जी, वो भी उसी की तरह से डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन, किस तरह से इनपुट में प्राइस कम किया जाए ताकि वैल्यू एडिशन यहाँ हो और हम एक्सपोर्ट कर सकें। यहाँ स्थानीय इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत बड़े प्रस्ताव हैं।
इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भारत अभी एक बहुत बड़ी तेज़ी से उभर रहा है। हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स में हम बहुत सा उत्पादन यहाँ कर रहे हैं और बहुत एक्सपोर्ट्स भी कर रहे हैं, लेकिन उस वैल्यू चेन को और अधिक बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके लिए टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस दोनों में ही ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे कि वो जो वैल्यू चेन है वो बरकरार रहे और उस वैल्यू चेन में कॉस्ट कम हो। लॉजिस्टिक्स में जब हम कॉस्ट करने की बात करते हैं थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स, उसमें भी यही प्रयास है कि यदि लॉजिस्टिक कॉस्ट हम कम करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग कंपैटिटिवनेस बढ़ेगी और उससे हमारे जॉब्स को बढ़ावा मिलेगा। जी, तो जहाँ यदि आप सब तरह से देखें, चारों इंजन की दृष्टि से देखें, चाहे रिफॉर्म की दृष्टि से देखें, चाहे पॉलिसीज़ जो देखे हैं उनमें देखें, इंपोर्ट पॉलिसी और टैक्स पॉलिसी, जी, उन सब में हमारा प्रयास यही रहा है कि हम ग्रोथ को बढ़ावा दें, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दें और प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा दें। और सर इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए अगर आपसे समझना चाहें कि स्टार्टअप्स के लिए आपने फिर से फंड की बात की है, 5 साल तक उनको फिर से टैक्स की रियायतें दी हैं और महिलाओं को पहली बार 5 लाख महिलाओं को मेरे ख्याल से SC/ST जैसे स्टैंड अप योजना है उसमें आप टर्म लोन दे रहे हैं 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए तक का। इस तरह की जो चीज़ें हैं सर वो काफ़ी वैल्यू ऐड करते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। कौन कौन से सनराइज सेक्टर आपको दिखाई दे रहा है सर जहाँ पर स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट पर फोकस रहने वाला है? क्योंकि विकसित भारत में एक डेफिनेशन उसकी ये भी है कि 2047 तक सभी को एम्प्लॉयबल बनाना है, सभी को स्किल्ड बनाना है। अब भारत एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है और उस अर्थव्यवस्था में ये कहना कि हम ये कर लें और कुछ और चीज़ ना करें, ये छोटी इकोनॉमीज़ के लिए आप कह सकते हैं, लेकिन जहाँ बड़ी इकोनॉमी में है वहाँ पे हमको सब सेक्टर्स का विकास ज़रूरी है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो। नहीं, मिसाल के तौर पर शिपिंग के लिए बहुत काम किया गया है इसमें, न्यूक्लियर एक नया फोकस दिख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स, AI दिख रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ न्यू इमर्जिंग इकोनॉमीज जो नए सेक्टर्स हैं स्किलिंग के लिहाज से, जिसमें हमारे बच्चों को तैयार होना है भविष्य के लिए। स्किलिंग के लिए तो हम जैसे AI की बात कर रहे हैं, AI में हमें हमारे एम्प्लॉयमेंट को कुछ खतरा भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी हमको जूझते हुए हमको तैयारी करनी है कि हम उसमें से कैसे अपने आप को आगे बढ़ा सकें। उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो हम काफ़ी इंपोर्ट कर रहे थे, अब धीरे धीरे हमने उसमें यहाँ वैल्यू एडिशन करना शुरू किया, एक्सपोर्ट करना शुरू किया और भी उस चीज़ को बड़ी तेज़ी गति से कई सेक्टर्स में हमने PLI का व्यवस्था की है जिससे कि सनराइज का बड़ा है। आप देखो लिथियम आयन बैटरी, उसको यहाँ प्रोड्यूस करना, ओपन सेल्स यहाँ प्रोड्यूस करना, इन सब में स्किल्स की भी रिक्वायरमेंट है। हर जगह क्रिटिकल मिनरल मिशन, इसमें भी स्किल्स की तरह सर्कुलर इकोनॉमी से लेकर स्किलिंग की नीड हमारे बहुत है। और यदि हम एक स्किल्ड वर्कफोर्स कर पाएंगे, केयर वर्कर्स हैं, केयर वर्कर्स में असीम संभावनाएं हैं। लैंग्वेज उसमें सीखना ज़रूरी है, यदि लैंग्वेज आप सीखेंगे, स्किल्स सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो अटल टिंकरिंग लैब, जी सर, इसमें हम ये कह रहे हैं कि बचपन से ही बच्चों के मन में एक कौतूहल की भावना हो, सीखने की भावना हो, स्किल की भावना हो। और उसको 5 गुना बढ़ा दिया गया सर, 10,000 से 50,000 टिंकरिंग लैब 50,000 टिंकरिंग लैब किया जाएगा। सर मेरे पास वक्त इतना ही है, तो उनका कांता पांडे साहब बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। चावला साहब आपने भी वक्त निकाला और बड़े अच्छे से आपने जो एसेट मॉनेटाइजेशन स्कीम 2.0 है उसको समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ये चर्चा लगातार जारी है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बजट 2025। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। कुछ पल नहीं दिशा दिखाएं, कुछ पल हिम्मत बढ़ाएं। मंजिल नहीं फिर दूर जब कुछ पल साथ बिताएं। तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। मंजिल नहीं फिर दूर जब अपने साथ निभाएं।
LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC, हर पल आपके साथ। क्या आप जीवन में अनहोनी घटनाओं की चुनौती से सुरक्षित है? सुरक्षा का भरोसा नेशनल इंश्योरेंस के साथ। प्रोडक्ट्स की एक विशाल रेंज जो सुरक्षित रखे आपके जीवन के हर पहलू को, चाहे हो सेहत, घर, गाड़ी या बिजनेस। प्रॉम्प्ट सर्विस, हैसल फ्री प्रोसेस, फेयर सेटलमेंट्स और कैशलेस फैसिलिटी के लिए टाई अप। हमारी वेबसाइट या अपने करीबी NIC ऑफिस में जाएं। नेशनल इंश्योरेंस, 1906 से आपके भरोसेमंद इंश्योरेंस पार्टनर। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वाह, जब जब पशु आहार लेते हो 150 बचा ही लेते हो ना। कोई कमाल नहीं करते हो, उसकी बयात को खतरे में डालते हो, यही करते हो। तभी कहते हैं दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। क्या आप जीवन में अनहोनी घटनाओं की चुनौती से सुरक्षित है? सुरक्षा का भरोसा नेशनल इंश्योरेंस के साथ। प्रोडक्ट्स की एक विशाल रेंज जो सुरक्षित रखे आपके जीवन के हर पहलू को, चाहे हो सेहत, घर, गाड़ी या बिजनेस। प्रॉम्प्ट सर्विस, हैसल फ्री प्रोसेस, फेयर सेटलमेंट्स और कैशलेस फैसिलिटी के लिए टाई अप। हमारी वेबसाइट या अपने करीबी NIC ऑफिस में जाएं। नेशनल इंश्योरेंस, 1906 से आपके भरोसेमंद इंश्योरेंस पार्टनर। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बजट 2025 और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आम बजट को 10 में से 10 नंबर देते हुए इसे शानदार बजट करार दिया है। उनका कहना है कि बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह बजट सपनों को पूरा करने वाला बजट है। 10 on 10, absolutely great budget, amazing budget. Managing fiscal deficit, managing the capex investment, getting the facilities for our middle class families, making sure that the poor families they get their due, making sure that the farmers are able to grow, making sure that employment opportunities come in, making sure that the innovation ecosystem is supported. Amazing. Making sure that the MSMEs are supported. It's a phenomenal budget. It's a dream budget. और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। कुछ पल नहीं दिशा दिखाएं, कुछ पल हिम्मत बढ़ाएं। जब कुछ पल साथ बिताएं। तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। मंजिल नहीं फिर दूर जब अपने साथ निभाएं। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC, हर पल आपके साथ। पर लोन लेने के लिए खुद का हैवी मार्जिन लगाना पड़ता है। 80% तक का बिजनेस लोन मिलेगा, हाँ? वो भी कोलैटरल फ्री। अच्छा, 5 करोड़ तक बैंक ऑफ बड़ौदा संभाल लेगा। बड़ौदा महिला स्वावलंबन लोन। तो शुरू कीजिए अपना ड्रीम बिजनेस। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ।
मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। LIC presents Jeevan Lakshya. Get life insurance with attractive maturity benefits. Also, in case of death of life assured, get 10% of sum assured per annum till maturity, plus premium payment waived, plus maturity sum assured, along with bonus. An excellent policy to plan for children's education and other milestones. LIC's Jeevan Lakshya. पर लोन लेने के लिए खुद का हैवी मार्जिन लगाना पड़ता है। 80% तक का बिजनेस लोन मिलेगा, हाँ? वो भी कोलैटरल फ्री। अच्छा, 5 करोड़ तक बैंक ऑफ बड़ौदा संभाल लेगा। लेकिन बिजनेस शुरू हो गया तो इन दोनों कौन संभालेगा? मम्मी, तुम बिजनेस संभालो, रोहन को मैं संभाल लूंगी। बड़ौदा महिला स्वावलंबन लोन, तो शुरू कीजिए अपना ड्रीम बिजनेस। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम बजट 2025 में। हम लगातार सुबह से ही बात कर रहे हैं कि बजट की खासियत को लेकर और उसको डिकोड करने के लिए कि आम आदमी के नज़रिए से बजट में क्या है। जब बजट पेश होता है तो लोगों की नज़र इनकम टैक्स की छूट पर होती है। इस बार के बजट में सरकार ने मध्यम और नौकरी पेशा वर्ग को छप्पर फाड़ के राहत देने की कोशिश की है। किस प्रकार से, देखिए इस रिपोर्ट में। आम बजट में मध्य वर्ग को बड़ी राहत, 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं। नई कर व्यवस्था से 1 करोड़ लोगों को फायदा, 1 करोड़ और लोगों को नहीं देना पड़ेगा टैक्स। किराया आमदनी पर TDS छूट 6 लाख रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में जब ये घोषणाएं की तो पूरा सदन तालियों से गूंज उठा। नई कर व्यवस्था के तहत हर साल 12 लाख रुपए तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये सीमा 75,000 रुपए की मानक कटौती के साथ प्रतिवर्ष 12,75,000 रुपए होगी। इसके अलावा सभी आय वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इनकम टैक्स स्लैब और दरों में भी व्यापक बदलाव किया गया है। सरकार ने किराए पर TDS छूट सीमा को भी 2,40,000 से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया है। तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स कटौती सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बजट में हुई इन घोषणाओं का बड़ा फायदा मध्य वर्ग और नौकरी पेशा लोगों को होगा। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले जिनकी आय बंधी हुई है, ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। वित्त मंत्री ने कहा कि मध्य वर्ग को राहत देने के लिए पीएम के निर्देश पर टैक्स छूट दी गई है। बजट पेश करने के बाद प्रेस वार्ता में वित्त मंत्री ने बताया कि टैक्स राहत से सरकार के राजस्व पर 1 लाख करोड़ रुपए का असर पड़ेगा और नई कर व्यवस्था से 1 करोड़ और लोगों को अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। 1 crore people will not benefit between the 7 lakh and 12 lakhs. Meaning 1 crore more people will pay no tax. हम जनता के लिए, मिडिल क्लास के लिए राहत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री जी के आदेश के अनुसार रेट रिडक्शन किया है। नई कर संरचना मध्य वर्ग के लिए व्यापक रूप से करों के बोझ को कम करेगी, जिससे घरेलू उपयोग, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। आयकर में बम्पर छूट के अलावा संशोधित आयकर रिटर्न की समय सीमा 2 से बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है। वहीं TCS भुगतान में देरी भी अब अपराध नहीं होगा। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि आयकर कानून को आसान बनाने का काम भी पूरा हो चुका है और अगले हफ्ते संसद में नया इनकम टैक्स बिल पेश कर दिया जाएगा। विशाल बैरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बजट 2025। खाने में कुछ स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर
इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल रंग दे ये खुशबू दे ये तीखा ये कम पड़े क्या निराला MDH मसाला। पर लोन लेने के लिए खुद का हैवी मार्जिन लगाना पड़ता है। 80% तक का बिजनेस लोन मिलेगा, हाँ? वो भी कोलैटरल फ्री। अच्छा, 5 करोड़ तक बैंक ऑफ बड़ौदा संभाल लेगा। बड़ौदा महिला स्वावलंबन लोन, तो शुरू कीजिए अपना ड्रीम बिजनेस। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। पहले अधिकतर लड़कियां छोटा मोटा बिजनेस करती थी, लेकिन अब SBI देता है हर नारी को बिजनेस बढ़ाने के लिए कम टाइम में डिजिटल MSME बिजनेस लोन। इसलिए अब लड़कियां बड़ा बड़ा बिजनेस करती हैं। SBI बैटिंग फॉर नारी शक्ति। कुछ पल नहीं दिशा दिखाएं, कुछ पल हिम्मत बढ़ाएं। मंजिल नहीं फिर दूर जब कुछ पल साथ बिताएं। तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। मंजिल नहीं फिर दूर जब अपने साथ निभाएं। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC हर पल आपके साथ। पर लोन लेने के लिए खुद का हैवी मार्जिन लगाना पड़ता है। 80% तक का बिजनेस लोन मिलेगा, हाँ? वो भी कोलैटरल फ्री। अच्छा, 5 करोड़ तक बैंक ऑफ बड़ौदा संभाल लेगा। बड़ौदा महिला स्वावलंबन लोन, तो शुरू कीजिए अपना ड्रीम बिजनेस। स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बजट 2025 और हम लगातार अलग अलग महत्वपूर्ण आवाज़ों को आप तक पहुंचा रहे हैं बजट रिएक्शन के रूप में। और अब एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आम बजट से आयकर छूट की सीमा को जो बढ़ा करके 12 लाख रुपए किया जा रहा है, इससे मध्यम वर्ग को बड़ा फायदा होगा। DD न्यूज़ संवाददाता शैलेंद्र मिश्र के साथ इस खास बातचीत में क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। आम बजट पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी। पीयूष गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरह से देख रहे हैं बजट में? जब भी बजट आता है चर्चा होती है कि इनकम टैक्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। थोड़ी बहुत राहत कई बार मिलती है, कई बार नहीं मिलती है। इस बार तो ऐसा लगता है कि बम्पर बोनांजा दे दिया गया है। तो किस तरह से आप देख रहे हैं बजट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिडिल क्लास के प्रति हमेशा संवेदनशील रहे। आखिर आप सोचिए, 2014 के पहले तो सिर्फ 2.5 लाख रुपए पे टैक्स नहीं लगता था, उसके बाद टैक्स सभी को लगता था। आज 12 लाख रुपए तक, और सैलरी वालों के लिए तो 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो मानो एक प्रकार से मिडिल क्लास तो पूरी तरीके से टैक्स मुक्त हो गया। अब ये जो डिमांड को इसका बूस्ट मिलेगा, जिस प्रकार से लोगों की जेब में 1 लाख करोड़ रुपया मिडिल क्लास की जेब में अधिक आएगा। साधारणतः हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ बचाएगा। 25 लाख रुपए तक की आय में तो आप 1,10,000 रुपए बचाएंगे। तो ये भारत की अर्थव्यवस्था को भी बल देगा। डिमांड बढ़ेगी तो व्यापार और कारोबार बढ़ेगा, उद्योग में निवेश आएगा, नौकरियों का साधन बढ़ेंगे, और साथ साथ में मैन्युफैक्चरिंग के लिए ढेर सारी सुविधाएं, निर्यात के लिए ढेर सारी सुविधाएं। तो एक प्रकार से मोदी जी ने बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया है। और आपने कहा कि डिमांड बढ़ेगी और विकसित भारत की आधारशिला रखेगी। इंडस्ट्री, हम मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ की तरफ देख रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग मिशन की बात, PLI स्कीम की सफलता को देखते हैं, क्या हम देख रहे हैं कि विश्व में वैश्विक भागीदारी बढ़ानी है व्यापार में? चूंकि कॉमर्स और इंडस्ट्री आपसे उसका एक सीधा देखें तो अवश्य भारत की भागीदारी बढ़ेगी मैन्युफैक्चरिंग में, पर हमारी डिमांड भी इतनी बढ़ रही है। GDP दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भी है। तो हम जितना मैन्युफैक्चरिंग पे बल देते हैं, जोर देते हैं, GDP भी भागती है, डिमांड भी भाग रहा है। तो
मैन्युफैक्चरिंग को बहुत प्रोत्साहन की आवश्यकता थी। इस बजट में अलग अलग सेक्टर वाइज भी प्रोत्साहन दिया गया। एक मैक्रो लेवल पे नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन काम करेगी जो आइडेंटिफाई करेगी किन क्षेत्रों में क्या काम करना चाहिए जिससे मैन्युफैक्चरिंग को और बल मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है भारत का उद्योग और निवेश का जगत इस चैलेंज को स्वीकार करेगा और भारत में लाखों लोगों को नए नौकरी के साधन मिलेंगे। दवाओं में छूट दी गई है बहुत सी, अगर आप कस्टम ड्यूटी की बात करें वो जिससे कि सस्ती हो, तो ये उस तरफ जाता हुआ कि हम ग्रोथ बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ राहत दे रहे हैं तमाम जरूरी चीज़ों पर। ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई भी काम किसी दबाव में कभी नहीं करते। जो देश हित में है, जो जनहित में है, जो देश की अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है उसके हिसाब से टैरिफ रैशनलाइजेशन की बात तो 1 साल पहले ही जुलाई 2024 में निर्मला जी ने कहा था कि हम इन्वर्टेड ड्यूटीज को ठीक करेंगे, पूरा कस्टम टैरिफ को स्टडी करके उसमें सुधार करेंगे। अभी तो और सुधार भी हमारा निरंतर चलता रहता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी केंद्र में तो बहुत कुछ चीजें हो गई है। अब राज्यों में भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तहत राज्यों को इंसेंटिवाइज किया जाएगा कि वो भी अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारे साथ जुड़े, अपने यहाँ सरल करें निवेश, सरल करें लोगों को उद्योग लगाना, जमीन खरीदना, जिससे अलग अलग राज्यों में विकास हो। पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हमारा विशेष ध्यान रहा है 2014 से ही कैसे भारत में संतुलित विकास हो। तो सर क्या फिर विपक्ष सवाल क्यों उठा रहा है? दिल्ली के चुनाव और बिहार के चुनाव को लेकर तमाम बातें कह रहे हैं कि इसलिए इस तरह का बजट लाया गया, फिर उनको क्या आपत्ति है? चुनाव को देख के बजट ऐसा लाना होता तो पिछले साल इंटरिम बजट में ही कर देते। मुझे लगता है मोदी जी ने कभी चुनाव देख के बजट नहीं बनाया। देश की जरूरतें, आवश्यकताएं और आगे की चुनौतियों को मद्देनजर रख के बजट बनाते हैं मोदी जी। देश कैसे आगे जाएगा, देश का हित किसमें है, वही उनकी प्राथमिकता रहती है। DD से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हमसे बजट प्रस्ताव पर बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन संजय जना के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं बजट 2025। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। पर लोन लेने के लिए खुद का हैवी मार्जिन लगाना पड़ता है। 80% तक का बिजनेस लोन मिलेगा, हा? वो भी कोलैटरल फ्री। अच्छा, 5 करोड़ तक बैंक ऑफ बड़ौदा संभाल लेगा। बड़ौदा महिला स्वावलंबन लोन, तो शुरू कीजिए अपना ड्रीम बिजनेस। LIC presents Jeevan Lakshya. Get life insurance with attractive maturity benefits. Also, in case of death of life assured, get 10% of sum assured per annum till maturity, plus premium payment waived, plus maturity sum assured, along with bonus. An excellent policy to plan for children's education and other milestones. LIC's Jeevan Lakshya. पर लोन लेने के लिए खुद का हैवी मार्जिन लगाना पड़ता है। 80% तक का बिजनेस लोन मिलेगा, हा? वो भी कोलैटरल फ्री। अच्छा, 5 करोड़ तक बैंक ऑफ बड़ौदा संभाल लेगा। लेकिन बिजनेस शुरू हो गया तो इन दोनों कौन संभालेगा? मम्मी, तुम बिजनेस संभालो, रोहन को मैं संभाल लूंगी। बड़ौदा महिला स्वावलंबन लोन, तो शुरू कीजिए अपना ड्रीम बिजनेस। कुछ पल नहीं दिशा दिखाएं, कुछ पल हिम्मत बढ़ाएं। मंजिल नहीं फिर दूर जब कुछ पल साथ बिताएं। तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। मंजिल नहीं फिर दूर जब अपने साथ निभाएं। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC, हर पल आपके साथ। पर लोन लेने के लिए खुद का हैवी मार्जिन लगाना पड़ता है। 80% तक का बिजनेस लोन मिलेगा, हा? वो भी कोलैटरल फ्री। अच्छा,
5 करोड़ तक बैंक ऑफ बड़ौदा संभाल लेगा। बड़ौदा महिला स्वावलंबन लोन, तो शुरू कीजिए अपना ड्रीम बिजनेस। LIC presents Jeevan Lakshya. Get life insurance with attractive maturity benefits. Also, in case of death of life assured, get 10% of sum assured per annum till maturity, plus premium payment waived, plus maturity sum assured, along with bonus. An excellent policy to plan for children's education and other milestones. LIC's Jeevan Lakshya. पहले अधिकतर लड़कियां छोटा मोटा बिजनेस करती थी, लेकिन अब SBI देता है हर नारी को बिजनेस बढ़ाने के लिए कम टाइम में डिजिटल MSME बिजनेस लोन। इसलिए अब लड़कियां बड़ा बड़ा बिजनेस करती हैं। SBI, बैटिंग फॉर नारी शक्ति। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद इस खास कार्यक्रम के अंत में आपको छोड़ जाते हैं दिन की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे और मेरे सहयोगी अजय को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व पुस्तक मेला 2025 का उद्घाटन किया। 9 दिनों तक चलने वाली इस पुस्तक मेला में 50 से अधिक देशों के अंतर्राष्ट्रीय लेखक और वक्ता भाग लेंगे। इस बार मेले में करीब 2000 से अधिक प्रकाशकों की किताबें देखने को मिलेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान में उद्यान उत्सव 2025 का उद्घाटन किया। इस बार अमृत उद्यान आम जनता के लिए 2 फरवरी से 30 मार्च तक खुला रहेगा। लोग सोमवार को छोड़कर बाकी दिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक अमृत उद्यान में जाकर रंग बिरंगे फूल, हरे भरे पेड़ पौधे और वनस्पतियों का आनंद उठा सकते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने महाकुंभ क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान भी किया। इसके बाद उपराष्ट्रपति धनखड़ प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। गाजियाबाद के दिल्ली वजीराबाद रोड पर गैस सिलेंडर ले जा रहे एक ट्रक में भीषण आग लगी। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना इतना भयावह था कि सिलेंडर धमाके की आवाज आसपास के कई किलोमीटर तक सुनी गई। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने रण उत्सव 2025 के दौरान कच्छ में शानदार एयर शो किया। 1996 में गठित सूर्य किरण एरोबेटिक टीम एशिया का एकमात्र दल है जिसने भारत और विदेशों में 500 से ज्यादा बार प्रदर्शन किया है। पेंट इंडिया 2025 के नॉर्थ एडिशन का नई दिल्ली में आयोजन किया गया, जिसमें उद्योग के दिग्गज शामिल हुए। ये आयोजन व्यापार वृद्धि, सहयोग और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बना। 2 दिवसीय आयोजन में 250 से अधिक प्रदर्शक और प्रमुख उद्योग हितधारक इसमें शामिल हुए।